हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत है। अभी हम करने वाले हैं परसेंटेज का कंसेप्ट लेक्चर 6, जिसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस का ये मतलब है कि वो क्वेश्चन जो पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन के टाइप्स करवाए हैं उनके अंदर कवर हम नहीं कर सकते, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, उनसे अलग अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए। लेकिन वो परसेंटेज के ही क्वेश्चन है, परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही वो सोल्व हो रहे हैं और हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पर इकट्ठे करवा दूँगा। इसके अंदर हम लगभग 50 के करीब क्वेश्चन करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट लेक्चर 6 है इसके शायद 2 पार्ट हो मोस्ट प्रोबेबली। 50 क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे तो भाई 4-4.5 घंटे की बन जाएगी, 4 घंटे की तो बनी जाएगी। तो 2 वीडियो शायद लगभग 2-2 घंटे की बने इसके अंदर। ठीक है, तो 2 पार्ट में करेंगे। पहले वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं ये, और पेन नोटबुक लेकर बैठो। हमेशा की तरह कोई भी क्वेश्चन मेरे बताने से पहले आप सोल्व करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। चाहे आपसे क्वेश्चन निकल जाए या ना निकले, दोनों केसेस में तसल्ली से मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, चलो फिर करो इसे। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 75% वाटर वेयर ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 25% वाटर। ठीक है, हाउ मेनी केजी ऑफ फ्रेश ग्रेप्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 20 केजी ऑफ ड्राइड ग्रेप्स। ये बोल रहा है कि ताज़े अंगूरों में तो 75% पानी होता है, अगर अंगूरों को सुखाकर किशमिश बना दें या जितना भी सुखा दें उसमें 25% पानी होता है। तो बताओ कितने ताज़े अंगूर चाहिए होंगे अगर हमें 20 किलो ड्राइड ग्रेप्स बनाने हैं तो। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होगी। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा, और काफ़ी तरीके हैं इस एक ही क्वेश्चन को करने के, लेकिन मैं आपको 2 बेस्ट तरीके बताऊंगा, 2 फास्टेस्ट तरीके बताऊंगा। ठीक, देखिए तो एक सिंपल सी ये अंडरस्टैंडिंग है भाई। मान लो ये अंगूर है, अंगूर के अंदर 2 मटेरियल होते हैं। एक तो होता है अंगूर के अंदर पल्प। पल्प का क्या मतलब है कि पानी के अलावा जो मटेरियल है। जब अंगूर को खाते हो तो उसके अंदर पानी तो होता ही है, उसके अलावा भी तो मटेरियल होता है ना। और एक अंगूर के अंदर क्या होता है, वाटर कंटेंट, पानी होता है। तो जब आप अंगूर को सुखा देते हैं, मान लो ऐसे किशमिश बना दिया आपने अंगूर को सुखा के, तो ये कंसेप्ट है कि ये जो पल्प है ये पहले जितना था उतना ही इसके अंदर होता है, सिर्फ इवेपोरेशन से पानी उड़ता है, सिर्फ पानी उड़ता है। मान लो आपने किसी गिलास के अंदर पानी डाला और उसके अंदर नमक डाल दिया और उसको मिला दिया और आपने धूप में उसको रख दिया, तो क्या होगा, आपने 5-6 घंटे रख दिया, 9-10 घंटे रख दिया, तो जो पानी है काफ़ी सारा पानी उड़ जाएगा और पानी कम बच जाएगा। लेकिन अगर आपने 50 ग्राम नमक मिलाया था तो उस पानी के अंदर भी 50 ग्राम नमक मिलेगा, नमक नहीं उड़ेगा। नमक नहीं उड़ता, पानी उड़ता है। तो जो नमक की क्वांटिटी है वो पानी के उड़ने के बाद भी उतना ही नमक आपको वहां पर मिल जाएगा। यहां पर 50 ग्राम है तो वहां पर भी 50 ग्राम मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो जो हमारा सब्सटेंस है पानी के अलावा वो उतना ही रहता है। तो जो पल्प है, अगर मान लो एक अंगूर है, उसके अंदर जो पल्प है वो 20 ग्राम है। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मान लो वो 20 ग्राम है उसका वजन, तो सूखे हुए अंगूर के अंदर भी 20 ग्राम रहेगा पल्प, उसकी जो नेट क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। ठीक है, इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कि भैया पल्प की जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है, उसकी परसेंटेज बदल जाएगी। परसेंटेज क्यों बदल जाएगी, क्योंकि भैया यहाँ पर पल्प 20 ग्राम था और हो सकता है पानी जो है वो 200 ग्राम हो, या फिर पानी को मैं बोल दूं 180 ग्राम। जस्ट समझने के लिए देखो, पानी मान लो 180 ग्राम हो तो क्या होएगा, टोटल 200 में से 20 है, पल्प तो 10% ही है, और यहाँ पर पानी मान लो कितना हो, पानी 30 ग्राम हो गया उड़ के, पानी बहुत सारा उड़ गया। तो यहाँ पर टोटल 50 ग्राम में से 20 ग्राम पल्प है, टोटल 50 में से, तो यहाँ पर तो 80% हो गया, सॉरी 40% हो गया यहाँ पर तो। ठीक है, तो पल्प की क्वांटिटी नहीं बदलेगी लेकिन उसकी परसेंटेज तो बदल सकती है, क्योंकि पानी कम ज़्यादा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हम पल्प को इक्वेट कर देंगे कि भैया फ्रेश ग्रेप में जितना पल्प था उतना ही पल्प ड्राइड ग्रेप में था। करते हैं, तो मान लो फ्रेश ग्रेप्स थे F kg, ड्राइड ग्रेप्स थे D kg। ठीक है, तो फ्रेश ग्रेप F kg थे तो उसमें पानी 75% था, पल्प कितना रहा होगा, पल्प 100 माइनस 75 25, तो पल्प था फ्रेश ग्रेप के अंदर इतना 25% ऑफ F kg। ठीक है,
सूखने के बाद जो पानी है वो 25% था, तो पल्प कितना था? 100 माइनस 25 75। तो डी के जी है ना ड्राइड ग्रेप्स, तो 75% ऑफ डी ड्राइड ग्रेप्स जितने भी हैं। तो डायरेक्टली आपको एफ और डी फ्रेश ग्रेप्स और ड्राइड ग्रेप्स कितने हैं उनका रेशो मिल जाएगा, उनकी क्वांटिटी का रेशो मिल जाएगा। दैट इज 75/25, दैट इज 3:1। क्लियर है कि फ्रेश ग्रेप कितने हैं, ड्राइड ग्रेप्स कितने हैं, और ये क्या है उनका रेशो ये क्या है उनका रेशो, कि अगर फ्रेश ग्रेप्स आप 3 kg लाओगे तो उससे 1 ही kg ड्राइड ग्रेप्स बनेंगे। फ्रेश ग्रेप्स के वजन और ड्राइड ग्रेप्स के वजन का रेशो मिल गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा, यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि कितने kg फ्रेश ग्रेप्स चाहिए 20 kg ड्राइड ग्रेप्स पाने के लिए। तो अगर ड्राइड ग्रेप्स का वेट 20 kg है तो भैया 1 की जगह 20 है तो 3 की जगह 60 आएगा, तो 60 kg फ्रेश ग्रेप्स चाहिए होंगे, 60 kg फ्रेश ग्रेप्स चाहिए हो। एक तो ये रेशियो हो गया। मैंने किया क्या है, ये तो अंडरस्टैंडिंग है, हमने ये क्ला कराई तो एग्जाम में करनी नहीं है। हमने सिर्फ पल्प को कंपेयर करना है कि पल्प यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, बिकॉज पल्प सेम रहता है, उसको इक्वेट किया, टोटल जो वेट है फ्रेश ग्रेप्स का और ड्राइड ग्रेप्स का उसका रेशियो मिल जाएगा। दिस इज अंडरस्टैंडिंग नंबर 1। इसी चीज को दूसरे तरीके से दिखाऊंगा आपको, चीज सेम है, इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो मान लो एक भाई साहब हैं राम है? राम की कुछ ओल्ड सैलरी थी और राम की ये न्यू सैलरी है। राम की जो ओल्ड सैलरी थी वो थी 20,000, ठीक है, और इसके अंदर उसका बेटा है राम का, वो 200 रुपये अपनी पॉकेट मनी लेता है कि भैया 200 रुपये डैडी मुझे या पापा मुझे हर महीने दो, मैं 200 रुपये ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, अब राम की जो न्यू सैलरी है वो क्या होगी, वो 10,000 होगी। ठीक है, लेकिन उसका बेटा माना नहीं कि नहीं मेरे को तो 200 ही रुपये चाहिए। यानी कि ये क्या है, ये पल्प है, पल्प ये सेम रहा रुपए में, है ना, यहाँ पर भी 200 ले रहा था, यहाँ पर भी 200 ले रहा था। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि पहले उसकी सैलरी 20,000 थी, अब उसकी सैलरी 10,000 है। तो पहले जो वो ले रहा था, यहाँ पर मैं पल्प की परसेंटेज लिख रहा हूँ कि पहले जो वो ले रहा था वो कितने परसेंट ले रहा था, 10% ले रहा था। लेकिन अब वो जो ले रहा है वो कितने परसेंट ले रहा है, निकालो मत, इसको निकालो मत। वैसे देखो उसकी सैलरी आधी हो गई, उसकी सैलरी आधी हो गई, और जो अमाउंट वो ले रहा था वो एग्जैक्टली उतना ही है। तो एक वैल्यू का ये 200 कितना परसेंट है और उससे आधी वैल्यू का कितना परसेंट है, उससे आधी वैल्यू का तो डबल परसेंट होएगा ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी ये जो टोटल सैलरी है ये हाफ हो जाती है तो जो सेम क्वांटिटी अगर आप देखोगे वो डबल परसेंट हो जाएगी। 200 ही रुपए हैं लेकिन उससे आधी वैल्यू पर देख रहा हूं उसका कितना परसेंट है, तो भैया डबल परसेंट हो गए ना। या फिर ऐसे मान लो 2 आदमी हैं, एक की तनख्वाह 20,000, एक की तनख्वाह 10,000। इसका बेटा बोल रहा है कि भैया ये बंदा अपने बेटे को 200 रुपये दे रहा है हर महीने, यानी कि 10% दे रहा है। अब ये बंदा, अब बच्चे रीस तो करते ही हैं, ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे भी 200 चाहिए, मुझे भी 200 चाहिए। तो क्या उसको 10% देकर काम चल जाएगा? नहीं, उसकी सैलरी आधी है तो उसको डबल परसेंट देना पड़ेगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये है पल्प, ये है पल्प की परसेंटेज, ठीक है, और ये क्या है, टोटल सैलरी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टोटल चीज़ है उसके अंदर जो चेंज आएगा उसका जो रेशियो होगा, यहाँ पर इसका रेशियो क्या है 2:1 और इसका रेशियो क्या है 1:2। जो पल्प की परसेंटेज है और जो टोटल वेट का परसेंटेज है वो एक दूसरे का उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी कि अगर अंगूर सूख कर आधे हो गए, यानी कि टोटल वेट, अगर अंगूर आप 100 kg लाए, टोटल फ्रेश ग्रेप्स का वजन 100 kg है और ड्राइड ग्रेप्स का वजन 50 kg है, अगर अंगूर आपके सूख कर आधे हो गए तो पल्प तो उतना ही रहेगा, पल्प तो उतना ही रहेगा। अगर फ्रेश ग्रेप्स के अंदर पल्प जो है मान लो वो 5% था, तो यहाँ पर पल्प जो है वो 10% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि पल्प तो उतना ही रहेगा। अब टोटल चीज़ आधी हो गई तो वो 10% हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि पल्प की जो परसेंटेज है और जो टोटल वेट है उनका रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो अब इस तरीके से करते हैं, ठीक है।
तो ये फ्रेश ग्रेप्स हो गए, ये ड्राइड ग्रेप्स हो गए। तो भैया पल्प की परसेंटेज क्या है फ्रेश ग्रेप्स में? फ्रेश ग्रेप्स में पल्प की परसेंटेज है जी 25%, ड्राइड ग्रेप्स में है 75%। 100 - 75 पल्प की, वाटर की नहीं। तो रेशियो क्या है 1:3। तो टोटल वजन का रेशियो भाई साहब हो जाएगा 3:1। फ्रेश ग्रेप्स अगर 3 है तो ड्राइड ग्रेप्स 1 है। उसी चीज़ को दूसरे नज़रिए से दिखाया है। यहाँ पर एग्जामिनर क्या बोलते रहे, एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया अगर ड्राइड ग्रेप्स 20 kg लेने हैं, एक की जगह 20 है, तो 60 kg फ्रेश ग्रेप्स लाने पड़ेंगे। ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर? बताओ अभी। फ्रेश चेरीज कंटेन 99% वाटर, तो वही चीज़ लिख लूँ, पल्प की परसेंटेज और टोटल वजन की परसेंटेज, सॉरी, और टोटल वजन कितना है। इनका रेशियो रिवर्स होता है एक दूसरे का। तो और एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है, वो देखूँ मैं। टोटल वजन इंटू पल्प। वाह, इसको एक और तरीके से बताऊं, आपको मज़ा आएगा कि पल्प जो है वो केजी में कितना है, ये किस पर डिपेंड करता है। मान लो जो अंगूर है उसके अंदर पल्प केजी में कितना है, ये किस पर डिपेंड करता है। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि टोटल वेट कितना है गुणा में पल्प की परसेंटेज कितनी है ना। कि मान लो आप 20 kg अंगूर लाए और पल्प की जो परसेंटेज है वो 10% है, तो 20 kg का 10% दैट इज 2 kg। ऐसे ही पता चलेगा पल्प केजी में कितना है। और इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, इन क्वेश्चंस के अंदर पल्प हमेशा, पल्प कितने केजी है ये चीज़ कांस्टेंट है भैया, पल्प तो बदलता नहीं, पानी ही उड़ता है। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट एक तीसरी चीज़ के बराबर है और प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है, तो इसके अंदर जो चेंज आएगा इसके अंदर उसका रेसिप्रोकल चेंज आएगा ना, है ना। इसका अगर रेशियो A:B है, पहले A बाद में B, तो इसका रेशियो B:A होएगा। तो टोटल वेट का जो रेशियो है और पल्प की परसेंटेज का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। हम ऐसे भी रिलेट कर पाए। क्लियर? ठीक है फिर, तो ठीक है जी। तो पल्प की परसेंटेज और टोटल वेट, फ्रेश चेरीज कंटेन 99% वाटर, तो पल्प कितना हो गया फ्रेश चेरीज के अंदर 1%। सपोज यू हैव 1 kg ऑफ फ्रेश चेरी, तो फ्रेश चेरी कितनी है 1 kg, ठीक है। आफ्टर ए फ्यू आवर्स इन सन सम वाटर इवेपोरेट्स एंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द चेरीज बिकम, तो पानी की परसेंटेज 98 है, तो 100 - 98 2, ड्राइड में 2% हो गया पल्प, तो पल्प की परसेंटेज 1:2 है। तो जो टोटल वजन है चेरीज का उसका रेशियो 2:1 होएगा। अब बंदे ने क्या बताया था, 1 किलो फ्रेश चेरीज है, तो अच्छा फ्रेश चेरी 2 की जगह अगर 1 किलो है, 2 की जगह, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा आधा किलो, ड्राइड चेरी आधा किलो बचेंगी। द न्यू वेट ऑफ द चेरीज, तो 500 ग्राम। क्लियर है, समझ में आ गई बात। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर वाइल ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर, ठीक है। इफ द वेट ऑफ द ड्राइड ग्रेप्स इज दिस, तो इस तरह के क्वेश्चन में तो आप हमेशा वो वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने पहले बताया था कि फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर, तो पल्प कितना है 20%, 20% ऑफ फ्रेश ग्रेप्स इज इक्वल टू ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर, तो पल्प कितना है 90%, इज इक्वल टू 90% ऑफ ड्राइड ग्रेप्स, तो F/D इज इक्वल टू 9/2। एग्जामिनर ने क्या बताया है, इफ़ द वेट ऑफ द ड्राइड ग्रेप्स इज 250 kg, अगर 2 की जगह 250 है तो कितने गुना है 125 गुना, तो 9 की जगह क्या हो जाएगा 1125। सेम चीज़ को देखने के दो तरीके हैं, ठीक है। उस तरीके से भी करें तो भैया पल्प की परसेंटेज और टोटल वेट, तो फ्रेश और ड्राई में पल्प की परसेंटेज क्या है, फ्रेश में पल्प कितना है 80% वाटर है तो 20% है, ड्राइड में पल्प कितना है 90% है, तो 2:9 रेशियो हुआ है, तो टोटल वेट का रेशियो 9:2 हो जाएगा। अब उसने क्या बताया, इफ द वेट ऑफ ड्राइड ग्रेप्स, इस 2 की जगह क्या है 250 जो कि 125 गुना है, तो इस 9 की जगह क्या हो जाएगा 125 गुना 1125। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कैसे होगा, ये सी होएगा ना, ठीक है। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 80% वाटर एंड द ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 25% वाटर,
ठीक है जी। तो पल्प की परसेंटेज और टोटल वेट की परसेंटेज अंगूरों के फ्रेश और ड्राई की, उसका रेशियो रिवर्स है। फ्रेश ग्रेप्स में 80% वाटर है तो पल्प 20% है। ठीक है। ड्राइड ग्रेप्स के अंदर 25% वाटर है तो 75% पल्प है। इनका रेशियो निकाल लो। 5 चौके 20, 5 15, 4:15, तो टोटल वजन का रेशियो 15:4 हो जाए। अगर फ्रेश ग्रेप्स 15 किलो थे तो ड्राइड ग्रेप्स 4 किलो हो जाएंगे। ग्रेप मर्चेंट बाइज फ्रेश ग्रेप्स एट रुपीज़, ये एट है यहाँ पर 30 रुपीज़ पर केजी। एक ग्रेप मर्चेंट है, हालांकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैं कराने वाला था, फिर मैंने सोचा एक क्वेश्चन वहाँ पर क्या कराना है, यहाँ पर करा देता हूँ। इतना तो आप समझते ही हो कि अगर 100 रुपये में चीज़ लाया और 120 रुपये में चीज़ बेच दी तो 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, ये तो समझते हो। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत नहीं है। 100 रुपये में चीज़ लाए, 120 में बेच दी तो 20 का फ़ायदा हो गया 100 रुपये पर। ठीक है। और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस आगे करने ही वाले हैं। ठीक है। तो फ्रेश ग्रेप्स अगर 15 किलो हैं तो ड्राइड ग्रेप्स 4 किलो हैं। ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, इनका रेशियो है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक ग्रेप मर्चेंट बाइज फ्रेश ग्रेप्स एट 30 रुपीज़ पर केजी, ड्राई देम एंड सेल देम एट 150 रुपये पर केजी, और 150 रुपये पर केजी में बेच देता है सुखा के। तो बताओ कितना फ़ायदा है। तो मान लो 15 केजी फ्रेश ग्रेप लाया और 30 रुपये में खरीद के लाया, तो टोटल कितना खर्चा हो गया, 450। 30 रुपये पर केजी के हिसाब से 450, और 150 रुपये पर केजी में बेच दिए तो कितने के बेच दिए भाई साहब, 600 रुपये के बेच दिए। 450 रुपये के लाया, 600 रुपये के बेच दिए, कितने का फ़ायदा कमा गया, 150 रुपये का फ़ायदा कमा गया। कितने रुपए पर, अब फ़ायदा हमेशा देखते हैं जो रुपए आपने लगाए उन पर। 450 रुपये लगाए थे उसने, तो बताओ कितने कमा गया, 150 कमा गया है 450 पर। 1/3 रुपये कमा गया, यानी कि 33.33% कमा गया। दैट इज ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर इफ 50 kg ऑफ दीज ग्रेप्स आर ड्राइड टिल द वेट बिकम 40 kg। तो टोटल वेट और पल्प की परसेंटेज का रेशियो रिवर्स है। ये फ्रेश ग्रेप्स हैं, ये ड्राइड ग्रेप्स हैं। फ्रेश और ड्राइड ग्रेप्स का टोटल वेट बता दिया कि फ्रेश ग्रेप्स अगर 50 किलो आए थे तो वो सूख कर 40 किलो हो गए। तो रेशियो क्या है भाई, 5:4। तो पल्प की परसेंटेज का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5। ठीक है। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर, फ्रेश ग्रेप्स के अंदर वाटर 80% है, तो पल्प कितना है, 20। 4 का 5 गुना, तो यहाँ पर पल्प कितना होगा, 5 का 5 गुना, 25%। सूखने के बाद अगर पल्प 25% है तो वाटर पूछा है तो वो 75% होगा, 100 - 25। इस तरह के इक्वेशंस को कर लेंगे। कोई मुश्किल है इक्वेशन, कोई मुश्किल नहीं है, वही सिंपल फंडा है जो हम पहले सीख चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 1,60,000। ही यूज टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स। 3 जगह वो खर्चता था, उसकी सैलरी 1,60,000 है उसको। पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंस जिनको वो पी बोलता है, टैक्सीज टी, एजुकेशन लोन ई, द रेस्ट वर इज सेविंग, बाकी सेविंग है। P was 50% ऑफ द इनकम, E was 20% ऑफ P, T was 15% ऑफ E। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन गिवन है, तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो, तो 3 जगह खरीद रहा है ना, वो 3 जगह खर्च रहा है ना। एक तो P जो भी उसकी टोटल इनकम है, तो उसकी टोटल इनकम मैंने मान ली 100। एक तो P पे खर्च रहा है, एक टैक्सीज पे, एक एजुकेशन पे, बाकी बचा कुचा सेविंग है। तो मैंने मान लिया कि 100 रुपये उसकी सैलरी है। तो बताओ वो कैसे खर्च रहा है। द रेस्ट वर इज सेविंग, P वाज 50% ऑफ द इनकम। तो इनकम का 50% यानी कि P की वैल्यू है 50, उसको फॉलो करते रहो बस। E वाज 20% ऑफ P, इसका 20% यानी कि 10, 1/5। T वाज 15% ऑफ E, E का 15%। देखो आप 15% ऑफ 10 निकाल लो या 10% ऑफ 15 निकाल लो, बात तो एक ही है। अब 10% किसी भी चीज़ का निकालना ईजी है, तो मन में ऐसे सोच लो, अच्छा 15% ऑफ 10 या 10% ऑफ 15। 10% के लिए तो एक के बाद पॉइंट लगाना है बस, आगे। बाकी बची कुची उसकी सेविंग है तो वो भी निकाल लेते हैं। देखो 50 और 10 60, 100 में से 60 गए 40, अब 40 में से 1.5 गए 38.5, ये इसकी सेविंग है।
अब इन्होंने क्या बताया है, अब इन्होंने बताया है कि भाई साहब वैन इज सैलरी गोट रेस्ड बाई 30%, उसकी जो सैलरी है वो 30% बढ़ गई, यानी कि 130 रुपये होगी, पहले 100 थी आज 130 हो गई। ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ पी, उसने पी का जो परसेंटेज लेवल है उसे मेंटेन रखा, यानी कि उतना ही रखा। तो पहले पी कितने परसेंट था, कितने परसेंट वो पी पर खर्च रहा था, 50%। तो इसका 50%, यहाँ पर 50 रुपये नहीं लिखने, सेम अमाउंट उसने नहीं रखा, सेम परसेंटेज लेवल रखा, तो इसका 50% यानी कि 65%। ठीक है। ई बिकेम 30% ऑफ पी, तो इस पी का 30% कितना आएगा, 3 गुना करके पॉइंट लगा दो, या पॉइंट लगाए 3 गुना कर दो, 3 पंजे 15, 3 से 18, 19.5। ठीक है जी। टी बिकेम 20% ऑफ ई, 20% क्या होता है भाई, 1/5 होता है, तो इसका 1/5 निकालो, 5 दिए 15, 5 में 45, 3.9। तो इनको जोड़ते हैं जी, 19 और 3 22, 22 और ये 70 और 9 और 5 14, तो 78.4। 130 में से 78.4 घटाना है। तो मैं इसको कैसे देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये 100 से 30 आगे है, 100 से 30 आगे जाना है, और ये 100 से कितना पीछे है, 100 में से घटाना आसान होता है। 100 में से मैं 79 को घटाऊंगा तो 29.6, तो इट विल बी 59.6। इन सब के सम को मैंने 130 में से घटा दिया और कुछ नहीं किया। द सम ऑफ द टू सेविंग्स इस, ये जो दोनों सेविंग है इनका सम क्या होगा, तो इनको जोड़ लेते हैं। 6 और 5 11, 1, 9 और 8 17 और 1 18, 5 और 3 8 और 1 98.1। ठीक है ना फिलहाल तक, ठीक ही क्या है शायद, हाँ 98.1। द सम ऑफ द टू सेविंग्स इस, दोनों बचतों का, अच्छा अब कैसे बताएं, इसने ये बता रखा है द मंथली सैलरी ऑफ द पर्सन वाज इतनी, मंथली सैलरी बता रखी है, बिकॉज कोई तो रियल वैल्यू चाहिए ना हमें, तो उसने 100 रुपये की वैल्यू बता रखी है, 100 की वैल्यू वो है, तो एक की वैल्यू क्या होगी भाई, बटे में 100, तो इतने की वैल्यू क्या होगी, इंटू ये। ठीक है, 2 0 से 2 0, तीसरी 0 से तीसरी 0, 1 0 आएगी, 6 कम 6 0 आएगी, और 6 आएगा एंड में, तो शायद ये होएगी ऑप्शन बी। एक बार करके देख लेते हैं। 16 एकम 16, 16 8 128 और 9 129, 12, 16 निम्न 144 और 12 156, 156 गलत आया है ना, कहीं ना कहीं गलती की है, कोई नहीं अभी देखते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल रिकैलकुलेट, एग्जाम में भी हो जाता है ऐसा कई बार। स्टार्टिंग से करेंगे यहाँ से। P was 50% ऑफ द इनकम, इसका 50%, E was 20% ऑफ P, इसका 20%। ठीक है, T was 15% ऑफ E, T was 15% ऑफ E। ठीक है, हो गया। अब हो सकता है यहाँ पर गड़बड़ी ना हो, इन सब को अगर मैं जोड़ूँ 50 और 10 60 और 1 61.5, 100 में से मैं 62 को घटा दूँ तो 38.5, ये ठीक है। ठीक है, अगर उसकी इनकम 30% बढ़ गई तो ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी, तो 130 का आधा 65, बढ़िया बात है। बट ई बिकेम 30% ऑफ पी, पी का 30% ई बन गया, तो इसका 10% है 6.5, मैंने इसी को 3 गुना किया था, 3 6 18, 3 5 15, 19.5, बहुत ही बढ़िया। टी बिकेम 20% ऑफ ई, टी जो है वो इसका 20% बन गया, यानी कि इसको 5 से डिवाइड करूँ, 5 दिए 15, 5 9 45, यार घटाने में गलती करती क्या, इन सबको जोड़े, 19 और 3 22, 5 और 2 7, 6 और 2 8। ठीक है, 9 और 5 14, 1.4, 88.4। ठीक है, 130 में से घटाना है, तो अगर शायद यहाँ पे 78 था मेरे ख्याल, तो ये 100 से 30 आगे है, और ये 100 तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 89 मैं मान रहा हूँ, 11.6, दिस इज़ 41.6, और हमने लिख दिया 59.6।
अच्छा, तो दिस इज 41.6, 6 और 5 11, 8 और 1 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 1 8, 80.1। 80.1 की वैल्यू निकालनी है। अगर 100 की वैल्यू दे रखी है तो 100 की वैल्यू है वो, तो 1 की वैल्यू क्या होएगी ये, और 80.1 की वैल्यू क्या होएगी ये। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 पॉइंट से 1 जीरो, एंड में आया एक जीरो। 16 एकम 16, 16 8 128, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ, द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज ₹50,000। वैसा ही क्वेश्चन आप डेफिनेटली इसको कर लोगे, तो पहले खुद ट्राई करना, कर लेना, फिर एक बार सॉल्यूशन देख लें। ही यूज टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंसेस, उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो करते हैं। पहले उसकी सैलरी मैंने मान ली है जी 100, और किन किन जगह पर खर्च कर रहा था, ETC एटसेट्रा पर खर्च कर रहा है। E वाज 60% ऑफ द इनकम, ये 60% है। T वाज 20% ऑफ E, इसका 20% यानी कि 12। C वाज 15% ऑफ T, तो 12 इंटू 15 मेरे को याद है 180, क्योंकि बहुत बार यूज होता है तो कुछ वैल्यूज रट जाती हैं। आई नो इट इज 1.8। ठीक है, आगे सेविंग, तो इनको अब की बार तसल्ली से जोड़ेंगे भाई, गलती नहीं करेंगे। 60 और 12 72 और 1 73.8। ठीक है, तो 0.2 मैंने पहले ही लगा दिया है, और 100 में से 74 गया 26.2। When the salary got raised by 40%, अगर उसकी सैलरी 140 रुपये हो गई तो ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई का परसेंटेज लेवल मेंटेन रखा, यानी कि 60%, तो 14 छिक्के 84, 14 6 84। टी बिकम 30% ऑफ टी जो है इसका 30% बन गया, तो 3 गुना करके पॉइंट लगा दो, 3 सौ के 12, 3 8 24 और 1 25, 25.2। एंड सी बिकम 20% ऑफ टी, सी बिकम 20% ऑफ दिस, तो 20% यानी कि 1/5, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 5 25, 2 आ गया, तो 2 तो जाएगा नहीं, और एक पॉइंट आ गया, नहीं गया तो चढ़ा दी 0, फिर एक 0 मानोगे, 5 चौके 20, डिवाइड करना आना चाहिए, ये नहीं सिखाऊंगा। द डिफरेंस बिटवीन द 2 सेविंग्स, दोनों सेविंग्स के बीच में डिफरेंस बताओ, बता देंगे, तो इन सबको जोड़े, इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, तो 25 और 5 30, 30 और ये 114, 114.24। अगर मैं 140 में से 115 को घटाऊंगा तो 25 और आगे आएगा 0.76। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस उसने पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होएगा, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा देता हूँ। 10 में से 6 गए 4, 11 में से 7 गए 4, और 0.44, यही बताना है क्या? ठीक है, और उसने बता रखी है कि मंथली सैलरी बंदे की इतनी थी 50,000। 100 की वैल्यू वो है, 1 की वैल्यू क्या होएगी ये, और 0.44 की वैल्यू क्या होएगी, 2 0 2 0, 2 के बाद पॉइंट है 2 0, 44 इंटू 5 220, एंड दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर, कई बंदे क्लियर को क्लियर बोलते हैं ना, क्लियर है। द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी, एंड द इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन सी। तो ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। इफ द इनकम ऑफ ए इज दिस, तो ए की इनकम बी के देन द इनकम ऑफ सी, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे रेशियो से कर लेते हैं। द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन इनकम ऑफ बी, बी की इनकम से 30% लेस है, तो बी की इनकम को मैंने 10 मान लिया, इसकी इनकम को 7 मान लिया, यही रेशियो है। ठीक है, एंड द इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर, तो 37.5 तो आपको पता है 3/8, और 100% यानी कि 1, यानी कि 11/8 मोर बोल रहा है, 11/8 मोर देन सी, यानी कि 11 ज़्यादा है 8 से। अगर सी की इनकम 8 है तो उसकी 11 ज़्यादा है 19 है, अगर सी की इनकम 8 है तो बी की इनकम 19 है।
अब यहाँ पर दो रेशियो आ गए, एक तो ये वाला, एक ये वाला। ये हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर भी करेंगे, छोटा सा कंसेप्ट है, यहाँ भी समझ में आ जाएगा। देखो, ऊपर वाले रेशियो के हिसाब से b की वैल्यू है 10, नीचे वाले रेशियो के हिसाब से b की वैल्यू है 19। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, मन ही मन में ऊपर वाले केस को हम 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रेशियो से, और नीचे वाले रेशियो को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, ताकि b की वैल्यू 190 हो जाए, b की वैल्यू 190 हो जाए और हम दोनों रेशियोज़ की वैल्यूज़ को इकट्ठा यूज़ कर पाएँ। तो ऊपर 19 7 133, a की वैल्यू 133, 19 दाई 190, b की वैल्यू 190, ऊपर और नीचे दोनों वालों के हिसाब से, है ना। और c की वैल्यू कितनी होगी, 10 × 8 80। इनको हम इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रेशियो मर्जिंग। हमने रेशियोज़ को मर्ज करके सिंगल रेशियो बना दिया, या कंबाइनिंग रेशियोज़ को कंबाइन कर दिया। जो चीज़ कॉमन है उसकी वैल्यू को हमने सेम कर दिया, फिर हम इन वैल्यूज़ को आपस में यूज़ कर सकते हैं। अब इसने क्या बोला है, इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ 2850 लेस देन दैट ऑफ बी। अगर ए की इनकम बी से इतनी कम है 28500, तो ए की इनकम बी से कितनी कम है, देख लो, ये 19 दाई है, 19 आते हैं तो 19 57 कम है। अगर 57 की वैल्यू इतनी है 28500, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 57, और किसकी वैल्यू पूछी है, इनकम ऑफ सी, तो सी की वैल्यू कितनी होगी गुणा में 80। तो ये 5 पर जा रहा है, 8 5 40, 40,000, ऑप्शन सी। ठीक, अब मैं बोल रहा था एक और तरीके से बताऊंगा, वैसे भी देख लेते हैं। देखो, ए की इनकम जो है वो 28,500 कम है, किससे, बी से। ए की इनकम बी से कितनी कम है, 30% लेस है। ए की इनकम बी से 30% कम है, तो ए की इनकम जितनी भी कम है वो बी का 30% हुआ ना। बी की जो भी इनकम है उसका 30% निकालो, उतनी कम है ए की इनकम। और ये बोल रहा है कि 28,500 कम है, तो वो बी का 30% हुआ, तो ये बी का 30% है। तो अगर ये बी की इनकम का 30% है तो बी की इनकम तो ये हो गई। लो, अब समझ में आ गया, 30% ये है तो 1% ये गुणा में 100, ये बी की इनकम है। अब बी की इनकम एंड द इनकम ऑफ बी इज दिस मच मोर। बी की इनकम 11/8 ज़्यादा थी, यानी कि 19/8 गुणा थी, किसके कंपैरिजन में, सी के इनकम में के कंपैरिजन में। तो बी की इनकम सी के इनकम के कंपैरिजन में 19/8 गुणा थी, तो इसको 8/19 करूँगा तो सी की इनकम आ जाएगी। इसको सोल्व कर लो, वही उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, 19 और 3 57 होता है, 57 से 5 पर गया था, अगर याद हो तो 0 0, 8 5 40, 40,000। चलो, A is 25% less than B, B is 30% less than C, and C is 50% more than D. If the difference between A and C is 285, then 33 1/3% of B is equal to, क्या है, कई बार ये इक्वेशन ऐसा रूप ले लेते हैं कि हमें रेशियो मेथड करना ही ज़्यादा इजी रहता है और वहाँ पे एरर होने की कम चांसेस होते हैं। तो रेशियो मेथड से करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि रेशियोज को मर्ज कर लेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो 4 चीज़ें हैं A B C D, और ये चीज़ें रेशियो की मर्जिंग अगर थोड़ा सा डाउट भी हो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, A इज़ 25% लेस देन B, तो 25% लेस देन B, यानी कि B 4 है तो वो 3 है, ये एक रेशियो। B इज़ 30% लेस देन C, तो इस रेशियो को अब मैं नीचे लिखूंगा, C से 30% लेस है, ये 10 है तो ये 7 है। ओके, C इज़ 50% मोर देन D, अगर ये 2 है तो ये 3 है, 50% मोर है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ अभी लिखनी आनी चाहिए। फ्रैक्शंस को बार बार करोगे तो ये आपको लिखनी आ जाएंगी, परसेंटेज वर्सेस फ्रैक्शन को बार बार लिखोगे तो। ठीक है, अब रेशियो को मर्ज करें, यहाँ पर B 4 है, यहाँ पर B 7 है, तो ऊपर वाले रेशियो को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 21, 7 चौके 28, तो B 28 हो गया। नीचे वाले को मैंने 4 से कर दिया, 4 7 28, 4 दाई 40, तो A B C तो आ गए कम से कम। लेकिन अभी अब अपने पास 2 रेशियो बच गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बिकॉज इन 2 को मर्ज करके तो मैंने एक बना दिया। अब C को सेम करेंगे, C यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 40, तो नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को 40 से, ताकि 120 हो जाए। तो नीचे वाले को 3 से करूँगा तो 63, 84, 120, 40 से क्या 40 तो नहीं 80। ठीक है, तो ये चारों का रेशियो आ गया, वो जो भी पूछेगा बता देंगे। अब उसने क्या बोला है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन A एंड C इज़ 285, तो A और C में कितने का डिफरेंस है भाई, 57 का।
और वो ये बोल रहा है ये जो डिफरेंस है ये एक्चुअल में 285 है। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये 5 गुना है, एक्चुअल चीज़ें 5 गुना है। अब वो जो भी पूछेगा देन 33 1/3% ऑफ बी, तो बी की सैलरी कितनी है 84 और 33 1/3 क्या है 1/3, तो बी की सैलरी 84 है तो हमें निकालना है 84 का 1/3। लेकिन ये तो रेशो वाली वैल्यू है, हमें तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए, वो 5 गुना है तो गुना में 5, सिंपल 140। ठीक है, बताओ। In an examination, B obtained 20% more marks than those obtained by A. A obtained 10% less marks than those obtained by C. वही कहानी चल रही है, उसने उससे इतने ज़्यादा लिए, उसने उससे इतने कम लिए। ठीक है, तो फिर कर लें काम, उसी तरीके से रेशो निकाल लें। हैं, D obtained 20% more marks than those obtained by C. By what percent are the marks obtained by D more than those obtained by A? देखो, B obtained 20% more marks than those obtained by A. अगर A ने 5 लिए तो B ने लिए 6, 20% ज़्यादा। 20% मोर सुनते ही 6/5 आना चाहिए दिमाग में कि 5 से 6 हो गया, या 6 हो गया 5 से, ऐसे ही बोल लो। A obtained 10% लेस यानी कि 10 से 9, किससे देन दोज obtained by C। अब आपको यही पता होना चाहिए कि रेशो किस किस का, ये 10 है तो ये 9 है, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे देगा ये ऐसे भी दे सकता है, ये एक रेशियो है। ठीक है जी। D obtained 20% मोर मार्क्स देन दोज obtained by C। T के 20% ज़्यादा है C से, तो अगर इसके 5 है तो इसके 6 है, 5 है तो 6। अब इनको मर्ज कर दे, तो पहले 3 को कैसे मर्ज करोगे भाई साहब, क्योंकि इनमें A कॉमन है तो A को सेम कर देंगे। ऊपर वाले रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 45, 9 6 54। नीचे वाले रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई, 5 9 45 और 5 2 50, ये आ गया ए बी सी का। अब ये एक नीचे वाला रेशियो हो गया जिसमें सी है, और ये एक ऊपर वाला रेशियो हो गया जिसमें सी है। तो अब एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाले को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 5 से। मेन मकसद है कि सी की वैल्यू को सेम करना। सी की वैल्यू नीचे वाले में 50 है, ऊपर वाले में 5 है, तो क्यों ना ऊपर वाले में एक एक जीरो चिपका दें, हो गई वैल्यू सेम। ये लो, आ गया पूरा रेशियो, ये आ गया पूरा रेशियो। वैल्यू सेम करना मेन उद्देश्य है। बाई वट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई डी मोर देन दोज ऑब्टेन्ड बाई ए। डी को जो मार्क्स मिले वो ए से कितने ज़्यादा हैं, तो आपको दिख रहा है 15 3 45, 15 चौके 60, एक ज़्यादा है 3 से, 1/3 33.33, या फिर 15 ज़्यादा है 45 से, 1/3 ज़्यादा है 33.33। A is 20% more than B, B is 25% more than C, C is 60% less than D। वही राम कहानी है। ठीक है, A is 20% more than B, ये 5 है तो ये 6 है। B is 25% more than C, B 25% more है, यानी कि ये 5 है तो ये 4 है, तो ये तो अपना बात सही बन गई। ये 5 है तो ये 4 है, थोड़ा इजी हो गया अपने लिए। B is 25% more than C, ठीक है। C is 60% less than D, तो C जो है, अच्छा C की बोल रहे हैं ना, C is 60% less than D। 60% लेस का क्या मतलब है भैया, ये 40 है, ये 100 है, तो ये 4 है तो फिर ये 10 हो गया, ये 100 है तो ये 40 है। क्या मतलब ऐसे ही बन गई क्या, हमें तो मर्ज भी नहीं करना पड़ा। एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, गलती तो नहीं हो गई है। A is 20% more than B, B is 25% more than C, ओके, एंड C is 60% less than D। बहुत ही शानदार। एंड अच्छा एक और है, एंड D is 20% more than E। D जो है उससे 20% मोर है, यानी कि ये 5 है तो ये 6 है। एक बार तो करना पड़ेगा रेशियो का मर्जिंग। तो 10 और 6 ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हम बना सकते हैं इन दोनों की। ये मत बोलना ऊपर वाले को 6 से नीचे वाले को 10 से, 60 बनेगी। इनका एलसीएम लो, 10 और 6 का 30, 30 बनाएंगे ना, ऊपर वाले को 3 से नीचे वाले को 5 से, वैल्यूज थोड़ी सी छोटी रहेंगी। ठीक है, ऊपर वाले को 3 से, 3 6 18, 3 5 15, 3 चौके 12, 3 2 30, नीचे वाले को 5 से, 5 6 30, 5 5 25, हो गया मर्ज, एक रेशियो आ गया। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा ट्रू है। डी इज 60% लेस देन बी, डी जो है बी से 60% लेस है। तो जब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़े ना, तो जल्दी से ऐसे कर लिया करो कि डी अगर 60% लेस है बी से, तो यानी कि 40% है, यानी कि 2/5 रेशियो है। तो डी और बी का ये रेशियो है क्या, डी और बी का 2/5 कहाँ है भाई, ये डबल है डी, उससे लेस कहाँ है। ई इज 20% मोर देन ए, तो ई और ए का रेशियो चेक कर लो जल्दी से, 28% मोर है, 100 से 128 है। तो अगर 5 से काटोगे, 5 से निकलेगा, 4 से काटोगे तो 25 और 4 × 12, तो अगर ए 25 है तो ई 32 है, 32:25 रेशियो आना चाहिए ई और ए का। तो ए और ई 25:32 रेशियो आ सकता है, नहीं आ रहा, या 18:25 है, सरासर झूठ। ए इज 40% लेस देन डी, ए जो है वो डी से 40% लेस है, यानी कि 3 और 5 रेशियो है, 40% लेस यानी कि 60% है। ए और डी का रेशियो, ए और डी का रेशियो 6 × 18, 6 × 5 = 30, 3:5 है, सत्य कथन। तो ऑप्शन सी इज ध्यान। तो क्या सर ये तो चेक करने में टाइम लग रहा है इसमें, हाँ टाइम लगना था, ये सबको टाइम लगना था, चिंता लेने की बात नहीं है, सबको टाइम लगना था, जितना हमें लग रहा है उतना, ठीक, उससे ज़्यादा ही लगना था अगर वो ठीक से नहीं करेंगे तो। ठीक है, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन ये है, टेंशन नहीं लेनी। A man's annual income has increased by ₹2 lakh, but the tax on the income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. पहले तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये है क्या, ये कहना चाह रहे हैं कि किसी बंदे की इनकम थी कुछ, ठीक है, मान लो ये ओल्ड इनकम थी, अब उसकी इनकम 2 लाख बढ़ गई, तो ये उसकी न्यू इनकम हो गई, पहले से 2 लाख ज़्यादा, ठीक है, 2 लाख बढ़ गई उसकी इनकम, ठीक है। पहले जो वो टैक्स देता था वो ओल्ड इनकम का 12% देता था, लेकिन अब जो वो टैक्स देता है वो 10% देता है सिर्फ। ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, लेकिन जो टैक्स का अमाउंट है वो सेम ही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसने टैक्स के अमाउंट को सेम बताया है तो आप उसको इक्वेट कर दो कि भैया बराबर है। तो 12% ऑफ ओल्ड इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ न्यू इनकम। तो आपको ओल्ड और न्यू इनकम का रेशियो मिल जाएगा। इसने क्या बताया है, इसने ये बताया था कि उसकी इनकम 2 लाख बढ़ी थी, रेशियो के अंदर वो 1 लाख बढ़ रखी है, 5 से 6 हुई, ओल्ड 5 है तो न्यू 6 है, एक्चुअल में 2 लाख बढ़ रखी है। तो एक्चुअल चीज़ें 2 गुना है, अगर पहले इनकम 10 थी तो अभी 12 है। व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम, 12 लाख। एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का, उसने टैक्स को सेम बताया, हमने टैक्स को इक्वेट कर दिया, बस इतना ही काम, ठीक। तो क्या कुछ चीज़ रटने की जरूरत है, मेरे हिसाब से तो नहीं है इसमें रटने की जरूरत, ना। अब इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से करें, +2 वाले तरीके से करें। मान लो पहले उसकी इनकम आई थी, तो अब उसकी इनकम है i + 2, 2 लाख बढ़ गई, पहले उसकी इनकम थी i लाख, इनकम यानी कि i, अब नई इनकम है i + 2, तो पहले वो 12% दे रहा था टैक्स, 12% किसका दे रहा था, 12% ऑफ i, ये बराबर है किसके बराबर है, 10% ऑफ i + 2, i + 2 लाख। ऐसे कर लो इक्वेशन बना के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो ये देखो, ये है 12% ऑफ i, ये है 10% ऑफ i। अगर मैं इसको सोल्व करूं, ये क्या है, ये है 10% ऑफ i प्लस, अगर इसको आप सोल्व ऐसे करते हैं ना, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, ऐसे करते हो, अंदर मल्टीप्लाई करते हो, है ना। ऐसे ये चीज़ है, इसको जब आप खोलोगे तो क्या आएगा, आएगा 10% ऑफ i प्लस 10% ऑफ 2 लाख। तो मन ही मन में खोल लो, ठीक है। तो 10% ऑफ i को अगर उधर लेकर गए, 12% ऑफ i में से 10% ऑफ i घटाया, तो 2% ऑफ इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ 20 लाख क्या होता है, 20 लाख का 20 लाख होता है 200,000, हज़ारों में देखो कितने हज़ार हैं, 200, 10% कितना होगा, एक के बाद वन लगाओगे 20,000, है ना, 20,000। तो इनकम का 2% 20,000 है, 1% क्या होएगा भाई साहब, 10,000। तो 100% क्या होएगा भाई साहब, यही चीज़ 100 बार यानी कि 10 लाख। तो जो इनकम है आई जो है वो 10 लाख है, नई इनकम क्या होगी, 2 लाख ज़्यादा थी, 12 लाख, ठीक है। दोनों तरीकों से करना आना चाहिए।
A man's annual income has increased by rupees 1.2 lakh, but the tax on the income that he has to pay has reduced from 12 lakh to 20 lakh. Sorry, क्या बोल रहे हैं, 12 lakh to 20, दिमाग खराब हो रखा है क्या? 12% to 10%. तो 12% of old income is equal to 10% of new income. उसने यही बताया कि सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहा है. तो ठीक है, तो ओल्ड इनकम और न्यू इनकम का रेशियो मिल गया आपको 5:6. उसने क्या बोला था, कितनी बढ़ गई, 1.2 लाख बढ़ गई. हमारे हिसाब से तो 1 बढ़ गई, वो बोल रहा है 1.2 बढ़ गई, तो 1.2 गुणा कर दो, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, ये लो मिल गई आपको. व्हाट इज हिज इंक्रीज इनकम? 7.2 लाख. ऑप्शन बी. दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं. अब ये देखो, A man's annual income has increased by rupees 5 lakh, but the tax on the income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. टैक्स जो हो कम हो गया. He now pay rupees 10,000 more income tax. अब की बार इनकम टैक्स सेम पे नहीं कर रहा, अब की बार 10,000 मोर पे कर रहा है. What is his increased income? तो पहले इक्वेशन से कर लेते हैं, फिर देखते हैं दूसरा मेथड क्या होगा. ठीक है, तो पहले उसकी इनकम आई थी, तो वो कितना टैक्स पे कर रहा था? 12% ऑफ आई. ठीक है, मैं ऑफ नहीं लिखता क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करना, इमेजिन कर लिया करो. आज उसकी इनकम है आई प्लस 5, तो वो कितना टैक्स, आई प्लस 5 लाख ना, आई भी लाख में है, 10% ऑफ दिस. ऑफ आई प्लस 5 लाख. और आज के दिन वो 10,000 ज़्यादा रुपए टैक्स दे रहा है, यानी कि पहले जो टैक्स दे रहा था उससे 10,000 ज़्यादा है ये. अब इस इक्वेशन को मन ही मन करेंगे, जब ये अंदर जाएगा तो ये होएगा 10% ऑफ आई, यहाँ पर है 12% ऑफ आई, इसको इधर लाओ, अगर ये इधर आई तो ये हो जाएगा 2% ऑफ आई. ठीक है, अब 10% ऑफ 5 लाख ये होता है 50,000. मैं उसको कैसे देखता हूँ, मैं उसको हज़ारों में देखता हूँ कि 500,000, उसका 10% 50,000. अब जब ये 10,000 उधर जाएगा तो घटेगा, तो ये आ जाएगा 40,000, है ना. ठीक है, जब 2% की वैल्यू 40 है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20,000. और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ये हो जाएगी 20 लाख. इतनी ज़्यादा इनकम है क्या? तो 100% ऑफ आई से हम बात कर रहे हैं, आई यानी कि जो पहले जो इनकम आई थी, नहीं तो आई प्लस 5 है. उसने क्या पूछा, इंक्रीज्ड इनकम, आई प्लस 5 यानी कि 25. ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो. या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टैक्स सेम है नहीं तो हम ज़बरदस्ती सेम बना सकते हैं टैक्स को. कैसे सेम बना सकते हैं, देखो ज़रा समझने की कोशिश करिएगा. दो सिनेरियो हैं अपने पास. पहले उसकी जो इनकम थी वो मान लो ऐसे थी आई, और अब जो वो इसकी इनकम है वो है आई प्लस 5 लाख, यही उसकी इनकम है. ठीक है जी, तो पहले जो वो टैक्स दे रहा था वो दे रहा था 12%, और अब जो वो टैक्स दे रहा है वो दे रहा है 10%. 10% ऑफ आई दे रहा है, 10% ऑफ 5 लाख दे रहा है. ठीक है, तो ही नाउ पेज रुपीज 10,000 मोर. अब उसने 10,000 रुपये ज़्यादा इनकम टैक्स दिया. तो मुझे एक बात बताओ, अब वो परसेंटेज में कितना टैक्स दे रहा है? 10% टैक्स दे रहा है पूरी इनकम का. ठीक है, तो टैक्स जो है 10,000 ज़्यादा दे रहा है. तो ये किस चीज़ का 10% है? ये जो 10,000 है ये किसी न किसी वैल्यू का 10% है. तो 10% की वैल्यू है 10,000, क्योंकि टैक्स 10% है. ठीक है, तो 10% की वैल्यू मान लो 10 के है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू होगी 100 के, यानी कि 1 लाख. ठीक है, तो 10,000 रुपये टैक्स बनता है नई रेट के हिसाब से 1 लाख के ऊपर. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर उसकी इनकम 5 लाख ना बढ़ी होती, इसमें से मैं 1 लाख घटा दूँ और 4 लाख कर दूँ, क्योंकि वो पूरी इनकम के ऊपर 10% दे रहा है, उसकी इनकम 5 लाख बढ़ रही है, मैं उसको ये बोलूँ कि 5 लाख ना बढ़ती, 4 लाख ही बढ़ती, क्योंकि जो एंड के 1 लाख के ऊपर जो 10,000 टैक्स एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, मैं नहीं चाहता टैक्स एक्स्ट्रा बने. मैंने 10,000 रुपये टैक्स घटा दिया. 10,000 रुपये टैक्स कब घटेगा, जब 1 लाख तनख्वाह घट जाएगी. तो उसकी इनकम मैंने मान ली 4 लाख ही बढ़ी, तो टैक्स सेम रह गया.
अब अगर टैक्स सेम हो गया तो वही बात है, क्या बात है कि 12% ऑफ ओल्ड इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ न्यू इनकम। ओल्ड इनकम बटे में न्यू इनकम इज इक्वल टू 10/12 इज इक्वल टू 5/6। अब हमारे हिसाब से अगर टैक्स को सेम रखना है तो इनकम कितनी बढ़ी, 4 लाख बढ़ी, लेकिन यहाँ पर तो 1 बढ़ी, 4 गुना कर दो 20 और 24। पहले इनकम 20 लाख थी, अब 24 लाख थी। तो अब आप बोलोगे सर 24 आंसर हो गया, नहीं, मैंने वो तनख्वाह को 1 लाख घटा दिया था ना टैक्स को सेम करने के लिए, तो उसे एडजस्ट करो। नई इनकम इसके हिसाब से 24 लाख है, कब है, जब टैक्स को सेम रखना है। मैंने जानबूझ के 1 लाख घटाया था, तो एक्चुअल में 25 है। हो सकता है ये तरीका समझने में आपको थोड़ी सी मुश्किल हुई हो, और ये है भी थोड़ा सा मुश्किल, तो आप उस तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा फैंसी है। हाँ, इस तरीके से किया है, मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से फ्रूटफुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिना वजह ज़्यादा आपको सोचवाने पर मजबूर कर रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, गलती होने के चांसेस है। तो इक्वेशन वाला वे वो कर लेना, वो अच्छा है, माइंड फ्रेंडली है। वहाँ पर स्ट्रेस होता है एग्जाम में, पता नहीं ये हैंडल कर पाओगे कि नहीं, बट मैंने बता दिया। यहाँ पर तो हमें सीखनी है ना चीज़ें, तो यहाँ पर तो दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है। हम उसको करें ना करें, अंडरस्टैंडिंग तो इंप्रूव करनी है ना। विद रेफरेंस टू ए नंबर ग्रेटर देन 1, एक नंबर है जो 1 से बड़ा है, द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, नंबर और उसके बीच में जो डिफरेंस है उसके रेसिप्रोकल के बीच में, वो है 25% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, उसके बीच में ये जो डिफरेंस है ये, और ये 25% है किसका, उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है उसका। अब 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो ये 1/4 है उसके सम का, तो इसको 4 गुना करूंगा तो सम आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ये 1/4 है, इसको 4 गुना करूंगा तो उसके बराबर हो जाएगा, तो अब कर लो इक्वेट, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, इस x को इधर लाओ, 4x माइनस x 3x। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4/x, वो भी नेगेटिव का, उधर जाएगा तो प्लस का 4/x, 4/x प्लस 1/x 5/x। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। ठीक है जी, क्या पूछा है, बाई हाउ मच परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल इज द 4th पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। 4th पावर इसके स्क्वायर से कितनी बड़ी है। अभी कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी 4th पावर निकालेंगे, हैं x की 4th पावर स्क्वायर करके x का स्क्वायर निकालेंगे, ऐसे मत करो। जिसकी भी वो परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज रेशियो निकाल के बता सकते हो ना, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितने % बड़ी है छोटी है, उनका रेशियो मिल जाए तो हम बता सकते हैं। एक बार रेशियो निकाल लें, कौन सी वैल्यू के बारे में बताना है कि x की पावर 4 x के स्क्वायर से कितने % बड़ी है। इनका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, इनका रेशियो आ गया ये x², जो कि हमें पता है, इन दोनों का यही रेशियो है, x² से x² कट जाएगा, x² रेशियो है जो कि हमें पता है। तो बताओ 5 कितना ज़्यादा है 3 से, 2 ज़्यादा है 3 से, 66.66 एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है CHSL का। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाऊँ ऐसा ही, ये देखो, और ए नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, नंबर और उसके रेसिप्रोकल के बीच में जो डिफरेंस है वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम का 20% है, यानी कि 1/5 है। तो इसको अगर मैं 5 गुना कर दूं तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर 5x है, ये x है, x इधर आएगा तो 4x, यहाँ पर माइनस का 5x, उधर जाएगा तो 5 और 1 6/x, x ऊपर आ गया तो x² इज इक्वल टू 3/2, 6/4 है उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया 3/2। का पूछते रहे भैया, बाई हाउ मच परसेंटेज इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब, स्क्वायर क्यूब से कितने % कम है। लिख लेते हैं, x का स्क्वायर x के क्यूब से कितने % कम है, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो x² से x² कट जाएगा, ये बच जाएगा 1/x, ये है इसका रेशियो। तो लिखो यहाँ पर 1/x। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है √3/√2, तो 1/x क्या हो जाएगा, इसका उल्टा √2/√3। अब √2, √3 और √5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1.414 एडवांस में बताऊंगा कि इनको रटना कैसे है। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर दिस इज 1.732,
यहीं पे बता देता हूँ वैसे। दिस इज 2.236। अगर आपने 2 डिजिट तक याद रख ली, 2 डिजिट तक रटनी ही पड़ेगी, 3 डिजिट तक बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे 4 और 1, 4 एकम 4, आगे इन दोनों के प्रोडक्ट वाला ही आता है। 7 या 21, 21 में 2 आता है ना पहले, 2 3 6 6। इसके अंदर कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि प्रोडक्ट आएगा, ये मैंने वैसे ही पैटर्न ऑब्जर्व किया है, बस मैं एक दिन देख रहा था तो मेरे को पैटर्न मिला, तो याद करने में मदद होगी थोड़ी। ठीक है, तो √2 = 1.41, 2 प्लेसेस तक ले लो, एनफ है। √3 = 1.73। तो आपको बताना है कि 1.41 1.73 से कितने % कम है, तो पॉइंट से पॉइंट गया। अब कितना कम है भाई, 3 में से 1 गए 2, 7 में 4 गए 3, 32 कम है 173 पर। अब अप्रोक्सीमेट करने के कई तरीके होते हैं, यहाँ पर जो बेस्ट रहेगा उसको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक, ओके ओके ओके। 17.3 का 10% कितना है, सॉरी 173 का 10% कितना है, 17.3। तो 17.3 को डबल करोगे तो 17 दूनी 34.6, तो इसके 20% से कम है, और एक ही ऑप्शन है ऐसा। बहुत ही भयंकर, अप्रोक्सीमेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ऑप्शन ही दूर दूर दे रखे हैं। एक्चुअल क्वेश्चन हो रही है, आंसर इस ऑप्शन भी। ठीक, मैं आपको जितने क्वेश्चन करवा दूंगा पीडीएफ के अंदर, अगर आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए, 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कुछ नया आ गया तो। अगर आपने वो सारे क्वेश्चन बार बार कर लिए तो नंबर 1 कुछ भी नया आएगा नहीं, नंबर 2 अगर कुछ भी नया आया तो आप उसे हैंडल कर लोगे। वर्स्ट केस सिनेरियो में 100 क्वेश्चन में से 2 नए आ जाएंगे, 3 नए आ जाएंगे, उसको आप हैंडल कर लोगे, और इतने क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत भी नहीं है। तो में से 97 करने की तो कैपेबिलिटी लाओ पहले, इतनी बार पीडीएफ को करो। और वो तो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि एसएससी ने भयंकर बदलाव कर दिया, तब आपके साथ ऐसा हो। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, मटेरियल को करते रहो, बार बार करते रहो। द डिफरेंस बिटवीन ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, एक पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ। इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ का मतलब होता है कि इतने गुणा हो जाता है। अगर वो पहले 144 था तो आज 175 हो जाता है। कब, देख लेते हैं कब। व्हेन द नंबर इज मेड टू इंक्रीज बाई 20%, अगर नंबर को 20% बढ़ा दें तो, ध्यान से सुनिएगा, तो उस नंबर और उस नंबर के रेसिप्रोकल के बीच का डिफरेंस इतने गुना हो जाता है। तो इतने गुना होने का मतलब होता है कि फाइनल बाई इनिशियल की वैल्यू। तो देख लेते हैं जी, पहले एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल के बीच में डिफरेंस क्या होगा। उस नंबर को मैंने मान लिया x, x और x के रेसिप्रोकल के बीच में ये डिफरेंस था पहले। आज x को 20% बढ़ा दिया गया, x को 20% बढ़ाने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5 टाइम्स ऑफ x। और इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा, कई बार बच्चे इसका रेसिप्रोकल ऐसे लिख देते हैं 5/6x, जो कि गलत है भाई साहब। रेसिप्रोकल करते हुए पूरे न्यूमरेटर को नीचे लेके जाना होता है। 5/6x आएगा, x को ऊपर क्यों रख लिया आपने, नेपोटिज्म है ये, गलत बात है। ठीक है, तो 5/6x। तो नंबर और उसके रेसिप्रोकल में क्या फ़र्क हो जाएगा, 20% बढ़ाने के बाद नंबर हो गया 6x/5 और रेसिप्रोकल हो गया 5/6x। और इसकी वैल्यू भाई साहब आपको बता चुके हैं, 175/174। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करें भैया, ऐसा क्वेश्चन दे देवत है। 144 को इधर ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ऊपर ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। तो 144 को अगर मैं यहाँ पर ले गया तो 6 × 144, 6 चौके 24, 14 चौके 84 और 2 86। मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ। 6 से मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया, 6 चौके 24, हासिल आ गई 2। उसके बाद मैंने पूरे 14 को मल्टीप्लाई कर दिया। एक एक करके मैं नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे 14 का पहाड़ा आता है। 14 छके 84, 84 और 2 86। ये छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये सीख लो। तो /5x, अब ये यहाँ पर जाएगा इसके साथ, तो 6 से 144 कटेगा 24 पर, 24 × 5 = 120 इक्वल टू, अब ये चीज़ ऊपर जाएगी
175x माइनस 175/x। ओके जी, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या रहेगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 172.8 है ये। तो 172.8 अगर उधर गया, ये 175 है, तो ये बच जाएगा 173 जाएगा तो 2.2x। ठीक है, 175x अगर इधर आया तो 175x माइनस 120x हो जाएगा 55x। ठीक है, x उधर ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 55/2.2। पॉइंट हटाने के लिए 10 यहाँ पर आ गया। अब आगे देखते हैं क्या बनेगा। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 पंजे 10, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन, अब x की वैल्यू -5 भी आ सकती थी, लेकिन इन्होंने पॉजिटिव नंबर बता रखा है तो सिर्फ 5 हमने लिया। तो वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या भाई ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है सर? इसमें ऑप्शन यूज कर सकते थे क्या? कर सकते थे, कर सकते थे, आपकी हिम्मत के ऊपर डिपेंड है। आपको डी तक पहुंचना पड़ेगा नंबर 1। हो सकता है वो पहले पर भी गिवन हो आपके एग्जाम में है, तो ऑप्शन यूज़ करना इसमें एक तो मेरे लिए कुछ सिखाने लायक नहीं है ऑप्शन यूज़ करने में। आप कर लोगे कि भैया ऐसा हो रहा है कि नहीं 20% बढ़ाने के बाद। और नंबर 2 मतलब मैक्सिमम केसेस में यूज़फुल नहीं रहेगा, मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शन है। हो सकता है हम चेक करेंगे तो पहले 6 को करेंगे फिर 5 को करेंगे, बट क्या ऐसे केस में 2.5 आंसर हो सकता है? हो सकता है, फिर क्या करोगे? तो मेरे ख्याल ये वे आना चाहिए और इसको हैंडल करना आना चाहिए। एक्चुअल क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया था। अभी तक मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर सारे वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ए नंबर इज मिस्टेकनली मल्टीप्लाइड बाई 7/5 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 3/2। एक नंबर को गलती से किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये देखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना था, 10 से मल्टीप्लाई करना था और 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस नंबर के अंदर क्या चेंज आया होगा? तो आप बोलोगे सर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था उससे दुगने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर डबल हो गया होगा, जितना होना चाहिए था उससे डबल हो गया होगा। अगर मैं बोलूँ कि भैया 10 से मल्टीप्लाई करना था उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बोलोगे सर जितने से मल्टीप्लाई करना था उससे 30 गुना से कर दिया, तो जितना होना था उससे 3 गुना हो गया होगा। तो मैं यही देख रहा हूँ कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने वो कितने गुना है किससे, जितने से करना था उसने से। यानी कि इनिशियली वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी और फाइनली कर कितने दी गई, फाइनली कितने कर दी गई। फाइनल अपॉन इनिशियल को बोलते हैं कि कितने गुना हो गई वैल्यू। यही हम यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीप्लाई करना किससे था। मल्टीप्लाई करना था 3/2 से, कर किससे दिया? 7/5 से। मतलब करना था 3/2 से लेकिन फाइनली 7/5 से कर दिया, तो हमें मिल जाएगा कि चीज़ कितने गुना हो गई। 14/15 गुना कर दिया उसने चीज़ को। ठीक है, ओके। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? तो कितना हो गया भाई परसेंटेज चेंज? 14/15 गुना हो गई चीज़, एक घट गई 15 से, 6.66%, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे से कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पर करने को हम ऐसा क्वेश्चन भी मान सकते, इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, बट ये फास्टेस्ट वे है ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का। एक और काम क्या कर सकते हो, उस नंबर को अज्यूम ही कर लो। ऐसे नंबर अज्यूम करो जो 2 और 5 से कट जाए। तो मान लो वो नंबर मैंने 10 मान लिया। ठीक है, तो अगर वो नंबर मैंने 10 मान लिया तो रियल में नंबर करना कितना चाहिए था? 10 × 3/2। रियल में नंबर होना चाहिए था 15, लेकिन कर क्या दिया उसने भाई साहब ने? उसने ये कर दिया 14। तो कितने की कमी लेकर आ दी उसने? 1 की कमी कर दी 15 पर, 6.66। ऐसा नंबर अज्यूम कर सकते हो जो यानी कि डिनोमिनेटर से डिवाइड होता हो, बात बन जाएगी। ठीक, बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड इन द प्लेस ऑफ इटसेल्फ। गलती से एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल टाइप हो गया, तो आपने क्या देखना है कि फाइनली क्या हो गया, इनिशियली क्या होना था। ठीक है, तो मैंने उस फ्रैक्शन को मान लिया है x, टोटल फ्रैक्शन। अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा
कि सर फ्रैक्शन के अंदर तो दो चीज़ें होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आपने एक्स कैसे मान लिया? मान लो फ्रैक्शन 2/3 है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि x इज इक्वल टू 2/3? मैंने पूरी फ्रैक्शन की जो वैल्यू है उसको x मान लिया। दो चीज़ों मैं a/b भी मान सकता हूँ, बट मैं उस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता। मान सकते हैं उससे भी हो जाएगा, बट नहीं मैं करना चाहता। मैंने फ्रैक्शन की वैल्यू x मान ली, एंड में x की जो भी वैल्यू आएगी वही फ्रैक्शन हो जाएगी। क्लियर? ओके। बाई मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन गोट टाइप्ड, तो इनिशियली टाइप करना था x, कर दिया गलती से 1/x, तो चीज़ें 1/x² गुणा हो गई फाइनली अपॉन इनिशियली। तो हमें पता लग जाता है चीज़ें कितने गुणा हो गई, चीज़ें 1/x² गुणा हो गई। और ये बोल रहा है कि इस गलती के कारण इतनी कमी आ गई। तो सबसे पहले तो इसको मैं फ्रैक्शन में बदलूं, परसेंटेज में चेंज है और गंदा सा है, तो 100 से डिवाइड करूं। 25 सत्ते 25 चौके 7/16, तो चीज़ 7/16 कम हो गई। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ हो कितनी गई, ये नहीं पूछ रहा कम कितनी हो गई, भैया कितने गुना हो गई। अगर कोई चीज़ 7/16 कम हो जाती है तो 1 - 7/16 वो 9/16 गुना हो गई, इसका मतलब 16 गुना हो गई वो। तो ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ आई है कि कितने गुना हो गई, यहाँ पर वही चीज़ आई थी कि इस गलती के कारण कितने गुना हो गई। तो 1/x² इज 9/16, x² इज इक्वल टू 16/9, x इज इक्वल टू 4/3, x की वैल्यू आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन? दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्लियर है मेरे भाई बहन दोस्त? क्लियर? द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर सेम, ए और बी की मंथली सैलरी सेम है। क्लियर है, याद रखना इसे। ए बी एंड सी डोनेट 10%, 8% एंड 9% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर मंथली सैलरीज। वो रिस्पेक्टिवली 10%, 8% और 9% डोनेट कर देते हैं जो भी उनकी इनकम है उसका, टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट। द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशंस ऑफ ए एंड बी इज 400। ए और बी की जो डोनेशन है उसके बीच में डिफरेंस है 400 का। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि ए और बी की सैलरी सेम थी। ए ने डोनेट किया था 10%, बी ने डोनेट किया था 8%। तो एक्चुअल में डिफरेंस क्या आया? एक्चुअल में डिफरेंस आ गए 10% भी ए की उसी वैल्यू का 10% है जिसका ये 8% है, सेम वैल्यू के परसेंटेज है, तो 2% का फर्क है। जो भी इनकी सैलरी है उसके 2% का, 2% ऑफ देयर सैलरी का फर्क होएगा। इसने 10% करी, इसने 8%, सेम वैल्यू की 400, तो इनकी सैलरी का 2% 400 है। अगर 2% 400 है तो 1% कितना होगा? 200, तो 100% कितना होगा? 20,000। तो इनकी सैलरी भाई साहब 20,000 है। अगर ये गलती से पूछे तो बता देंगे। द टोटल डोनेशन बाई ए एंड बी इज ₹900 मोर देन दैट ऑफ सी। ए और बी ने जो टोटल डोनेशन की है, ए और बी ने टोटल कितनी डोनेशन की है? ए ने की है 10%, बी ने की है 8%। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट गलती करेंगे कि 20,000 का 10% निकालेंगे, 20,000 का 8% निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। क्यों? सेम वैल्यू के परसेंटेज हैं, इकट्ठे ही निकाल लो। 10 और 8, 18% डोनेशन की है। किसकी 18%? 20,000 की 18%। फिर कई स्टूडेंट यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से क्यों निकाल रहे हो? जब उसने 2% की वैल्यू दे रखी है, 18% की वैल्यू क्या होएगी भाई? इसका 9 गुना है, 9 चौके 36, 3600। ए और बी की डोनेशन है 18% ऑफ देयर सैलरी, जो कि है 3600। और ए और बी की जो डोनेशन है वो 900 रुपये ज़्यादा है। किससे? सी की डोनेशन से। तो हमें सी की डोनेशन मिल जाएगी 2700। सी की डोनेशन 2700 रुपये है। ठीक है, और वैसे परसेंटेज में कितनी है? 9%। अगर सी की सैलरी का 9% ये है तो 1% क्या होएगा? 300, और 100% क्या होएगा? 30,000। व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ सी? 30,000। ठीक है, क्लियर है? और क्वेश्चन करोगे ऐसा? ए सम ऑफ रुपीज 1,50,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन्स ए बी एंड सी। 3 बंदों में 1.5 लाख रुपए बांट दिए। सो दैट, मज़ेदार क्वेश्चन है, मेरे बताने से पहले थोड़ा सा दिमाग लड़ाना, बहुत कम लिखना पड़ेगा इसमें अगर आप ठीक मेथड से करोगे तो। आया हुआ क्वेश्चन है टीयर 2 का, सीजीएल 2019 का। ठीक है, सो दैट दे रिसीव 20%, 30% एंड 50% रिस्पेक्टिवली।
1.5 लाख रुपए को ABC में बांट दिया ताकि इनको 20%, 30% और 50 रुपये मिले। ठीक है, ABC को रिस्पेक्टिवली। A रिसीव्स द सेम अमाउंट फ्रॉम अनदर सम ऑफ मनी। A ने कोई और रुपए भी बांटे गए, उसमें से A को सेम अमाउंट मिला, यानी कि A को यहाँ पर जितने रुपये मिले, परसेंटेज में नहीं, अमाउंट रुपए में, उतने रुपए उसको यहाँ पर मिले। अनदर सम ऑफ मनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, जो उनमें बांटा गया, सो दैट दे रिसीव 50%, 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक तो 1.5 लाख रुपए बांटे गए इस परसेंट में, और एक और रुपये बांटे गए, हमें पता नहीं वो कितने रुपए हैं। वहां पर A को मिला 50%, B को मिला 30% और C को मिला 20% उस सम का। और इन्होंने ये बताया है कि A को यहाँ पर जो रुपये मिले और A को यहाँ पर जो रुपये मिले वो सेम है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, A को यहाँ पर जो रुपये मिले और A को यहाँ पर जो रुपये मिले वो सेम है, यानी कि ऊपर वाले अमाउंट का 20% और नीचे वाले अमाउंट का 50% सेम है। ऊपर वाले अमाउंट का 20%, नीचे वाले अमाउंट का 50% सेम है। क्या यहाँ से हम सेकंड वाला अमाउंट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बट क्या निकालना जरूरी है? नहीं है जरूरी। फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ सम्स ऑफ मनी बाय बी। बी ने कितना अमाउंट रिसीव किया, तो बी के ऊपर फोकस करते हैं। बी ने पहले वाले सम में से इसका 30% लिया, और देखो पहले वाले सम का 20% और दूसरे वाले सम का 50% बराबर है, यानी कि 2:5 रेशियो है। यहाँ पर अगर वैल्यू 50% है तो दूसरे वाले सम की 20% है, 5:2 रेशियो है। ठीक है, तो 5 का 6 गुना है ये, 5:2 में मैं चल रहा हूँ। 5 का 6 गुना है 30, तो 2 का 6 गुना 12। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, A का 5% बराबर है, सॉरी, यहां पर जो सम था उसका 5% बराबर है वहां पर जो सम है उसका 2%। तो मैं सारे रुपयों को इसके परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि मेरे को दूसरा सम निकालना ही ना पड़े। तो बी को जो रुपया मिला है वो दूसरे सम का 30% मिला है। मैं चाह रहा हूं कि ऊपर वाले सम की परसेंटेज के रूप में उसे पेश कर दूं। तो ये 5 का 6 गुना है, तो 2 का 6 गुना 12। ऊपर वाले सम के हिसाब से वो 12%, नीचे जो उसको रुपया मिला है ना वो ऊपर वाले का 12% के बराबर है। तो बी को टोटल कितना रुपया मिला? बी को 42% मिला। 42% किसका? इसका। तो इसका 1% कितना है? इसका 1% है जी, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे ये। इसका 42% क्या हो जाएगा? ये गलत कर दिया क्या यार? ओह अच्छा, 42 है, मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी। 2 0, 15 दूनी 30, 3, 15 चौके 60 और 3 63, 63,000। ठीक है, क्लियर है। Some students, only boys and girls from different schools, appeared for an Olympiad exam. ठीक है, ये CGL Tier 1 जो हुआ था 11 अप्रैल 2022 को शिफ्ट 1 में, उसका क्वेश्चन है। तो some students, only boys and girls from different schools, appeared for an Olympiad exam. 20% of the boys and 15% of the girls failed the exam. तो लिख लेते हैं, कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं। तो 20% ऑफ द बॉयज़, तो 20% बॉयज़, ये फेल वाले लिख लेते हैं हम, फेल हो गए। एंड 15% ऑफ द गर्ल्स पास हो गई। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड द एग्ज़ाम वाज, तो अगर फेल इतने हुए हैं तो पास कितने हुए हैं? 85% गर्ल्स पास हुई हैं और 80% बॉयज़ पास हुए हैं। अब यहाँ पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड द एग्ज़ाम आर 70 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स हु पास्ड द एग्ज़ाम। तो जिन बंदों ने एग्ज़ाम पास किया है तो 80%। अब बॉयज़, मैंने टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ मान लिया B, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिया G। ठीक है, तो 80% का मतलब होता है 4/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। ये 70 ज़्यादा है किससे? गर्ल्स से, यानी कि गर्ल्स 70 कम है। तो गर्ल्स कितनी है? 85%। गर्ल्स को मैंने G मान लिया, तो जितनी भी गर्ल्स हैं उसका 85% ये पास हुई है। तो दिस इज इक्वल टू 70। वो आपसे इक्वेशन बनवा रहा है और वो सॉल्व करवा रहा है। ए टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड, टोटल जो स्टूडेंट फेल हुए हैं वो 90 हैं। तो फेल कितने हुए हैं? बॉयज़ का 1/5 प्लस गर्ल्स का 3/20। मैंने यहाँ पर गर्ल्स का, सॉरी, 17/20 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 3/20।
ये 90 है। तो अब इसको सोल्व कर लो, इक्वेशन आपने स्कूल में बड़ी सोल्व की होंगी। कैसे सोल्व करेंगे, या तो जी का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है उसको सेम करूँगा किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके, या पी का सेम करना इजी है। अगर मैं इसको 4 गुना कर दूँ नीचे वाली इक्वेशन को, तो ये 4/5 ही 4/5 ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दूंगा, ठीक है। तो 4 थी 12, 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 और 17 29/20 जी इज इक्वल टू, इसका 4 गुना 360, 9 चौके 36, 360 में से 70 गए 290, 29 से 29 गया, गर्ल्स इज इक्वल टू 200। अगर जी की वैल्यू 200 आ गई तो आप बॉयज़ की वैल्यू भी बता सकते हो। यहाँ पर जी की वैल्यू मैंने 200 रख दी, तो 20 से काटोगे तो 10 पर जाएगी 170, 170 अगर उधर गया तो कितना हो जाएगा, वैसे नीचे रखते तो ईजी रहता है ना, तो हटाओ नीचे ही रखते हैं। 20 से काटोगे तो 10 पर जाएगा, तो 20 थी 60, 60 अगर उधर गया तो 150। हाँ, इतने ज़्यादा है क्या बॉयज़? 20 से काटोगे तो मैंने कितने पर जाएगा, 10 पर, तो ये हो जाएगा 30। 30 अगर उधर गया तो 120, 120 का 5 गुना 600, 600 है बॉयज़। यार इतने तो नहीं आ रहे थे जब मैंने क्वेश्चन उठाया था, तो मैंने सोल्व किया था। 20 से 20 कट गया 30, जब 30 उधर जाएगा तो मैं इसको बार बार जोड़ रहा हूँ, जो कि गलत है, ऊपर वाले के हिसाब से जोड़ दिया मैंने इसको। 30 उधर जाएगा तो घटेगा, तो ये आ जाएगा 60, 60 पंजे 300, तो बॉयज़ आ जाएंगे जी 300। तो उसने बॉयज़ प्लस गर्ल्स का सम पूछा है, 300 + 200 दैट इज 500। क्लियर है? दूसरे तरीके से बताऊं, देखो जैसे यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि 15% गर्ल्स फेल हो गई, 85% पास हो गई, तो गर्ल्स को आप मान लो 100, फिर बॉयज़ को मान लो 100। तो ऐसे तो गर्ल्स और बॉयज़ आपने बराबर मान लिए, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ की संख्या को अगर मैं मानूँ भी तो क्या मानूँ, मतलब कैसे मानूँ? पता नहीं कि ये सेम है, ये डबल है, ये ट्रिपल है, कुछ भी नहीं पता। तो ताकि मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ तो मैं इसको मान लूँगा 100x, इसको मैं मान लूँगा 100y। क्लियर है? अब हम ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब हम ऊपर वाली वैल्यू से चीज़ें निकाल सकते हैं। तो इसका 15% क्या हो जाएगा, 15x, और 85% क्या हो जाएगा, 85x। ऐसे मान सकते थे जब आपने इन दोनों चीज़ों को मानना है। इसका 20% क्या हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा 20y, और 80% हो जाएगा 80y। अब उसने जो भी बोला है वो एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन बन जाएगी अपनी। उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड द एग्जाम आर 70 मोर, तो जो पास हुए हैं वो 70 ज़्यादा हैं लड़कियों से, तो लड़के पास हुए हैं 20y, लड़कियां पास हुई हैं 15x, और ये 70 बता रखा है उसने। और दोनों जो फेल हुए हैं, अरे यार मैं फिर गलती कर रहा हूँ क्या, लड़के पास हुए हैं भाई 80y, 80y माइनस 85x इज इक्वल टू 70, और दोनों जो फेल हुए हैं यानी कि 20y + 15x इज इक्वल टू 90। इनको सोल्व करना है, क्यों ना 5 से काट दें, वैसे पहले ही हमने 5 से काट के यहाँ पर उतना मानना चाहिए था, 20, हमें 20 का मल्टीपल मानना चाहिए था। कैसे, मैं आपको एक छोटी बात बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। हमें एक काम ये करना चाहिए था कि यहाँ पर 15% के लिए डिनोमिनेटर में क्या आता है, 20, और 20% के लिए आता है 1/5, यहाँ पर आएगा 4/5, यहाँ पर आएगा 20, तो हमने 20 का मल्टीपल मान लेना चाहिए था। हम ऐसे मान सकते थे, कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाती। कौन सी कैलकुलेशन बच जाती, अब इसको यहाँ पर 5 से काटना ना पड़ता, ठीक है, बट चलो ठीक है काट देते हैं। या फिर अभी भी नहीं काटना पड़ेगा, अगर मैं नीचे वाले को 4 गुना कर लूँ तो ये भी 80y है, ये भी 80y हो जाएगा, तो ठीक है। नीचे वाले को 4 गुना करके ऊपर वाले को घटा देंगे, तो 60 और 85 145x, 360 माइनस ये तो वही 290 हो जाएगा। 145 का डबल है, x की वैल्यू 2 हो गई। जैसे ही x की वैल्यू 2 हो गई, कहीं पर भी रख दो, 15 दूनी 30, 30 उधर जाकर घटेगा 60 है,
तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 × 60 3, तो y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। 100 × 2 200 गर्ल्स हैं, 100 × 3 300 बॉयज़ हैं। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है सर? कौन सा वे बेस्ट है, कौन सा भी वे बेस्ट नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम तरीका लगाना सीख जाएंगे। ठीक है, कई बार कोई वे बेस्ट होता है, कई बार नहीं होता है। ठीक है, ये फ्रूट सेलर, टाइम कितना हुआ भाई? 1 घंटा 20 मिनट हो गए इस लेक्चर में, 20-25 मिनट और, 20 मिनट और मान के चलो। ठीक है, पार्ट 1 अपना हो जाएगा, ये कर लेते हैं। ज़्यादा बैठना सीखो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा नहीं बैठ सकते तो ऐसे तो 2 बंदे हैं। एक ऐसा बंदा है, इसके अंदर ये क्या है, इसका मन नहीं करता तो ये पढ़ भी नहीं पाता। एक दूसरा बंदा है, उसका ही मन नहीं करता तो वो पढ़ पाता है। पढ़ पाता है का मतलब क्या है? वो पढ़ लेता है, पाता नहीं, ये पढ़ लेता है, पाता तो कोई भी नहीं। मान लो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे सामने 2 चॉइस हैं कि अभी मैं कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं 2-2 घंटे बोल रहा हूं। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, टीचर बोलता है, स्टूडेंट बोलते हैं, तो रेस्ट मिल जाता है गले को। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली बोल रहा हूँ। तो सबसे डिफ़िकल्ट अगर कोई कंटेंट क्रिएट करना है वो रिकॉर्डेड क्लासेस है, बट वो आपके लिए इफेक्टिव भी ज़्यादा है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, तो इसलिए मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ। तो अगर मेरे सामने ऑप्शन है कि मैं कोर्स को रिकॉर्ड करूँ या फिर एक 3 घंटे की मूवी देखूँ, 2 घंटे बोलने के बजाय 2 घंटे की वेब सीरीज़ देखूँ, तो मेरे लिए ईजी कौन सा? मेरे लिए वो ईजी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट अपने अंदर कैपेबिलिटी है कि हम ये काम कर सकते हैं, उसको ड्रॉप करके ये काम करेंगे, तभी तो हमें कुछ मिलेगा ना। कुछ कॉस्ट देंगे तो कोई चीज़ मिलेगी। ऐसे ही मन नहीं करता। अब हाँ, अब आप बोलोगे सर क्या ऐसा होता है क्या पढ़ने का मन ही नहीं करता? ऐसा नहीं होता। मान लो ये भी 4 घंटे पढ़ा, ऐसे तो मन भी करता है अगर इंटरेस्टिंग चीज़ें हो तो, ऐसी बात नहीं है। ये भी 4 आवर्स पढ़ा, बट कभी तो किसी काम को छोड़ने का दिल करेगा ही कि यार 4-5 घंटे हो गए, 2-3 घंटे हो गए यार, नहीं। उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इसका ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये फिर भी पढ़ लेता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, इसको तो जॉब चाहिए, ये कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है, उसके लिए पढ़ सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है? ये कैपेबिलिटी तो सब में ही होती है कि मन नहीं कर रहा तो छोड़ दो, मन कर रहा है तो पढ़ लो। क्या इसको जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। ज़्यादा पढ़ने का किसका दिल करता है जी? कोई भी काम ऐसा हो जिसके अंदर एफर्ट लगता है, दिमाग लग रहा है, तो एफर्ट लग रहा है, किसी का भी नहीं करता। क्या आप कीमत देने के लिए तैयार हो? क्या आप बैठने के लिए तैयार हो? ठीक है, वो एक्चुअल कीमत है। तो वो देने के लिए तैयार हो तो आपको चीज़ भी मिलेगी, है ना? फ्री में नहीं मिलती चीज़ें। तो आगे से ये मत सोचना कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ये चीज़ें मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मेरी मैथ कमज़ोर है, मेरी इंग्लिश वीक है। ये देखना आपके अंदर ये स्किल है क्या नहीं। मन नहीं कर रहा फिर भी हम पढ़ लिए, बढ़िया सीटिंग दे दी, और ये काम अगर आपने 7 to 8 मंथ्स कर दिया, कोई माई का लाल नहीं जो आपको रोक लेगा। बस लोगों में ये हिम्मत नहीं है, लोगों में ये जज्बा नहीं, ये दम नहीं है। दम, दम चाहिए, दम। आप में है वो दम ये करने का? आप अपने सपने पूरा करना चाह रहे हैं, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि बेटा कुछ करेगा, बेटी कुछ करेगी, तो आपके अंदर ये दम है कि मन ना करते हुए आप ये काम करके दिखा दें, वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो आगे से जब भी आपका दिल करे कि मैं पढ़ाई से उठूं, एक बार सोच लेना मैं कौन सा बंदा है। आज से अपने ऊपर एक टैग लगा लो कि मैं ऐसा बंदा हूँ। ये वाला तो मत ही लगाओ कि क्या मतलब, ये तो छोड़ी तो तैयारी कि मैं ऐसा बंदा हूँ। तो आगे से जब पढ़ने का मन ना करे फिर ये देखो, नहीं भाई मैं तो दूसरी कैटेगरी वाला बंदा हूँ, मैं तो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। अब मेरा मन नहीं कर रहा तो क्या मैं पढ़ना छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता। यही तो कैपेबिलिटी है अपने अंदर, यही तो कैपेबिलिटी लेके जाएगी आगे। ये काम तो 95% लोग कर रहे हैं, वो तो कंपटीशन में है ही नहीं। ये है बंदे। अब आप बोलोगे सर 5% तो जॉब नहीं लगती। हाँ, तो फिर इनमें कौन ज़्यादा पढ़ता है, कौन कौन कम पढ़ता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मन ना पढ़ने पर कोई 1 ही घंटे पढ़ता है, कोई 4 घंटे खींच देता है। ठीक है, ये तो कंपटीशन में है ही नहीं।
20 लाख फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है हार्डली 1-1.5 लाख है कंपटीशन में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट वो कंपटीशन कितनों के बीच में है, रियल कंपटीशन वो इनके बीच में है, ये है ही नहीं। ये वैसे ही बहम में जी रहे हैं, इनको लग रहा है शायद हो जाए, कुछ नहीं होता, शायद करना पड़ता है जी। पोछा तक खुद नहीं लगता, घर में पोछा लगाना है तो ये नहीं कि पोछा खुद उठ के लग रहा है, नहीं, जिस दिन लगाओगे उस दिन लगेगा। छोटे से छोटा काम भी खुद नहीं होता, करना पड़ता है। ये तो यहाँ पर तो आपको जॉब लेनी है, पूरी ज़िंदगी सैलरी मिलेगी। फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज़ अलॉन्ग विद वन मोर ऑरेंज, जितने भी उसके पास ऑरेंज है उसमें 45% बेच दिए और एक और। He then sells 20% of the remaining oranges and sells 2 more. A second customer. He then sells 90% of the now remaining oranges to a third customer and is still left with 5 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially? तो इसके दो तरीके हैं जी, बढ़िया। अगर दो तरीके हैं तो सबसे पहला तरीका है एक ऑप्शंस के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करना, और सेकंड तरीका है कि भैया बैकवर्ड अप्रोच करना, जो भी उस बंदे ने किया है उसको उल्टा करना। मैं आपको ये अप्रोच बताऊंगा। ऑप्शन के ऊपर तो आप ये चीज़ लगा के देख ही सकते हो कि कब उसके पास 5 संतरे बच जाएं। ये चीज़ फॉलो करने के बाद मैं बैकवर्ड अप्रोच फॉलो करूंगा, ठीक है। तो आखिर में उसके पास 5 संतरे बचे थे, तो हम पीछे से चलेंगे ऐसे, जो जो उसने संतरे दिए हैं वो मैं लूँगा, उसने जो जो बेचे हैं वो मैं लूँगा, पीछे से चलूँगा। जो काम उसने सबसे लास्ट में किया था हम सबसे पहले करेंगे, और देख लेंगे सबसे पहले उसके पास कितने संतरे थे। वो करने का एफिशिएंट वे बताऊंगा। देखो, तो उसके पास 5 संतरे बचे थे, इससे पहले इसने क्या किया था, उसने 90% बेच दिए थे थर्ड कस्टमर को। थर्ड कस्टमर की बात देखते हैं, 90% बेच दिए थे। तो अगर 90% बेच दिए थे तो उसके पास कितने बचे थे, उसके पास 10% बचे होंगे। तो ये 10% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 50। यानी कि थर्ड कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास 50 थे। अब सेकंड कस्टमर पर आते हैं। सेकंड कस्टमर को उसने पहले 20% बेचे और फिर 2 और बेचे। हम तो पीछे से चल रहे हैं, तो पहले तो इसको 2 संतरे दो, 52। अब 20% उसने बेच रखे हैं, तो उसके पास जो बचे हैं वो तो, उसके पास तो 52 बचे हैं ना, उसको 20% बेचने के बाद उसके पास जो बचे हैं वो तो 80% है। तो अगर ये 80% है तो 100% कितना होएगा भाई, 20 चौके 20 पंजे 4 13 65, 65। तो सेकंड कस्टमर को देने से पहले उसके पास 65 था। अब फर्स्ट कस्टमर के पास आते हैं। फर्स्ट कस्टमर के साथ उसने क्या किया था कि 45% बेच दिए थे और फिर बाद में एक और दिया था। तो वो एक है, इसको वापस लौटाओ कि भाई एक दे मेरा उल्टा, नहीं बेचने भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना है, अंतरे बाद में बेच लेंगे। तो 66। अब उसने 45% दे रखे थे, तो उसके पास 55% है। ये 55% की वैल्यू है। अगर ये 55% की वैल्यू है तो भाई साहब 100% की वैल्यू क्या होगी, ये आपका उत्तर है जी। 11 पंजे 11 छिक्के, 5 से जाएगा 20 पर, 20 छिक्के 120। द आंसर इज ऑप्शन डी, 120। अगर आप ऑप्शन के थ्रू करते हैं तो आपको सबसे पहले ऑप्शन वाला ही बता दूं। सबसे पहला ऑप्शन चेक करते 100, तो आप बोलते कि भैया 45% संतरे दे दिए, यानी कि 45 दे दिए और साथ में एक और दे दिया है, तो उसके पास कितने बच गए, उसके पास बच गए जी 46 दे दिए तो 54। अब उसने इसका 20% दे दिया, इसका 20% कितना है भाई 10.8। तो अब 10.8 संतरे कौन बेचता है, पूरे पूरे संतरे बेच रहा है वो, हटाओ इसको, ठीक है। अब 111 लोगे तो 111 में 45% ही नहीं निकल रहा होल नंबर में। 121 लोगे, इसका भी 45% नहीं निकल रहा होल नंबर में, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन से भी कर सकते हो, ईजी रहेगा, बट मैंने दूसरा तरीका क्यों सिखाया, क्योंकि कई बार उसकी सख्त ज़रूरत पड़ती है, ऑप्शन ऐसे होते हैं, ठीक है। या फिर कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है, वो ये पूछ लेता है कि उसके पास जो संतरे थे वो किस किस के बीच में थे, 120 से 130, 135 से 140, ऐसे करके पूछ लेगा। फिर क्या करोगे, ऑप्शन कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। तो वो भी आना चाहिए। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्स इंक्रीजेज बाई 20% एवरी ईयर एंड प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल वाई इंक्रीजेज बाई 10% एवरी ईयर। इन 2010 के अंदर
जो आर्टिकल एक्स है और जो आर्टिकल वाई है उनकी कीमत थी भाई साहब 5,000 रुपये और 2,000 रुपये। ठीक है। इन विच ईयर द डिफरेंस इन देयर प्राइसेस एक्सीडेड ₹5,000 फॉर द फर्स्ट टाइम। बात को समझने की कोशिश करो कि ये बोल रहा है एग्जामिनर कि 2011 के अंदर हर साल इसका प्राइस बढ़ रहा है 20%, इसका प्राइस बढ़ रहा है 10%, तो इनके कुछ प्राइसेस होंगे। फिर 2012 जब आया तो इसका प्राइस फिर से बढ़ गया 20%, इसका प्राइस फिर से बढ़ गया 10%। तो बताओ कौन से साल के अंदर इनके प्राइस के बीच में जो डिफरेंस था वो 5,000 से ज़्यादा हो गया। तो बिकॉज ये डिफरेंस पूछ रहे हैं तो हम सिर्फ डिफरेंस पर फोकस करें, सिर्फ डिफरेंस पर। तो इन दोनों के बीच में फिलहाल कितने का अंतर है? फिलहाल इन दोनों के बीच में अंतर है 3,000 का। तो 2,000 का अंतर और क्रिएट करना है, 2,000 का अंतर और क्रिएट करना है। तो चलिए जी देखते हैं, काले रंग से क्रिएट करेंगे। जब ये 20% बढ़ेगा तो मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूं कि कितना बढ़ेगा। तो इसका 20% होता है 1,000, लेकिन मैं ये वैल्यू भी लिखूंगा जो बढ़ने के बाद आई है। मैं क्यों लिखूंगा जी ये वैल्यू? क्योंकि आगे जब ये 20% बढ़ेगा तो नई वैल्यू का बढ़ेगा, तो वो भी लिखनी पड़ेगी। जब ये 10% बढ़ेगा तो मैं सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूं कि इसका 10% कितना है, 200, लेकिन नई वैल्यू भी लिखूंगा कि भाई कितनी हो गई, 2,200। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि इनका डिफरेंस लिखूं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चीज़ तो बढ़ी 1,000 और ये चीज़ बढ़ी 200, तो इनका डिफरेंस भी बढ़ गया होगा। तो 200 तो ये भी बढ़ी है भाई, 200 ये भी बढ़ी है, बट ये 200 के बाद 800 एक्स्ट्रा बढ़ गई, तो डिफरेंस 800 का और क्रिएट हो गया, 800 का डिफरेंस और हो गया। वो पहले ही 3,000 आगे था, ये 200 किलोमीटर चला, वो 1,000 किलोमीटर चला, तो 800 किलोमीटर और आगे हो गया, ज़्यादा चल दिया ना इससे। ठीक है, मुझे ओवरऑल कितने का डिफरेंस चाहिए? 3,000 के अलावा मुझे 2,000 का चाहिए। तो बात बनी? नहीं बनी। अगले साल चलते हैं। अगले साल ये बढ़ गया भाई 20%, यानी कि 1,200, तो ये नई वैल्यू हो गई 7,200। ये बढ़ गया 10%, कितना? 2,200 का 10% कितना है? 220, तो नई वैल्यू कितनी हो गई? 2,420। ठीक है, तो फिर से कितने का डिफरेंस क्रिएट हो गया? अब यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो गया, 1,200 में से 220 गए, 1,200 में से 200 गए, 1,980। ठीक है, तो डिफरेंस आप देख रहे हो बढ़ रहा है, 800, 980, वो बढ़ेगा क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है। अगले साल जो डिफरेंस आएगा वो एटलीस्ट 980 प्लस तो होएगा, ये आपको पता है। अभी भी ये तो 2,000 नहीं हुआ है, बट इतनी तो गारंटी है ना कि अगले साल हो जाएगा। भैया ये 1,000 के करीब करीब की वैल्यू है, तो 3,000 के करीब करीब डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो मुझे तो 2,000 ही चाहिए था, तो अगले साल पक्का बात बन जाएगी। इस साल नहीं बनी, 2012 में नहीं बनी, 2013 में बन जाएगी। खत्म। सर खुद से तो बना के नहीं लाए हो? नहीं, CDS का 2020 का पेपर 1 का क्वेश्चन है, और खुद से बनाऊंगा तो रिलेवेंट ही बनाऊंगा, टेंशन मत लो। खुद से भी मैं बनाता हूँ क्वेश्चन, बट वो फिर रिलेवेंट ही बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात? मैं आपको टॉप रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, और अगर आप ये बोलो कि मुझे तो एक घिसी पिटी जॉब चाहिए, टॉप रैंक मुझे नहीं चाहिए, तो भी टॉप रैंक के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। मान लो 100 मीटर की रेस है, आप ये बोलो मुझे तो थर्ड ही आना है, तो ऐसे बैलेंस मार के थर्ड आ सकते हो? नहीं आ सकते। मंदा भागोगे तो वो लास्ट आओगे, तेज़ भागोगे तो फर्स्ट आ जाओगे। तो करना क्या है? थर्ड नहीं आ सकते भाई। 100 मीटर की रेस में प्लान करके पूरा ही जोर लगाना पड़ेगा। तो SSC में प्लान करके जॉब नहीं ले सकते कि जस्ट पास होना है ना, पूरा जोर लगाना पड़ेगा। तैयारी सबको अगर सिलेक्शन लेना है तो रैंक 1 की करनी पड़ेगी। If the income tax is increased by 19%, the net income is reduced by 1%, the rate of income tax is। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, मामला क्या है। तो एक तो होती है टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब क्या है? टोटल इनकम का मतलब है, मान लो आपकी कमाई है 20 लाख रुपए। ठीक है, खुश मत हो, ज़्यादा मानना है सिर्फ। ठीक है, मान लो आपकी टोटल कमाई है 20 लाख रुपए। अब इसमें से गवर्नमेंट जो है वो तो बैठी रहती है कि दो मुझे, वो तो टैक्स मांगेगी। तो गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स मांगा, और जो टैक्स है गवर्नमेंट का वो है 10%। भैया 10% दे देना। तो टैक्स कितना है? टैक्स 2 लाख। फिर जो आपकी इनकम बचती है वो है नेट इनकम, यानी कि ये आपकी नेट इनकम है, इतनी ही आपके पास बचती है, बाकी तो टैक्स वैक्स में कट गई 18 लाख।
लेकिन जब कोई आपसे पूछता है कि भैया कितना कमा रहे हो, आप 20 लाख कमा रहे हो, वो कमाने के बाद गवर्नमेंट लेके जा रही है ना टैक्स में से, तो नेट इनकम दिस इज टोटल इनकम। तो हिंदी में अगर लिखे तो दिस इज कुल आय, कुल इतना कमा रहा हूँ, दैट इज आयकर, यानी कि आय के ऊपर जो कर लगता है, इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, एंड दिस इज शुद्ध इनकम, शुद्ध आय, इतनी मेरे पास बच जाती है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात? आर यू गेटिंग मी? अब होता क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर, ये होता है कि इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 90%। तो मान लो टैक्स 19% बढ़ा दिया, टैक्स 19% बढ़ा दिया, तो क्या होएगा, टैक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा, टैक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा भैया, जितना भी है उसे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और एग्जैक्टली उतनी ही कमी इस इनकम के अंदर आ जाएगी। मान लो आपने कमाई इतनी ही, टोटल इनकम आपकी 20 लाख की है, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, तो क्या होगा, टैक्स बढ़ जाएगा तो भाई साहब इनकम कम हो जाएगी, और तो क्या है, ज़्यादा रुपए टैक्स में देने पड़ जाएंगे। तो मान लो आपको 2000 रुपये टैक्स में ज़्यादा देने पड़ गए, तो फिर इनकम से 2000 कम हो जाएंगे, नेट इनकम से टैक्स ज़्यादा देना पड़ गया। तो यहाँ पर टैक्स जितना बढ़ता है ना, इनकम उतनी कम हो जाती है, हमारी नेट इनकम उतनी कम हो जाती है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जब टैक्स 19% बढ़ा, तो जो इनकम है वो 1% कम हो गई। तो मैं आपको बोल रहा हूँ क्यों कम हो गई वो, क्योंकि टैक्स के अंदर ज़्यादा रुपए देने पड़ गए, तो भैया नेट इनकम में से निकाल के वो रुपए टैक्स में शामिल हो गए। ठीक है, तो 19% ऑफ टैक्स, बिकॉज वो अमाउंट तो सेम है ना, टैक्स जितना बढ़ेगा इनकम उतनी कम हो जाएगी। टैक्स 5000 रुपये बढ़ गया तो इनकम 5000 कम होगी। मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स आपको देना पड़ गया 3 लाख, तो इनकम हो गई 17 लाख। ये 1 लाख बढ़ गया टैक्स, तो ये 1 लाख कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भैया ये टैक्स मुझे पता नहीं कितना था, लेकिन इसके 19% बढ़ने के कारण ये जो नेट इनकम है ये 1% कम हो गई, यानी कि 19% ऑफ टैक्स जो है, 19% टैक्स बढ़ने के कारण ये चीज 1% कम हो गई, तो दिस इज 1% ऑफ नेट इनकम। इसका 19% इसके 1% के बराबर है, तो टैक्स बटे में नेट इनकम का रेशियो मिल जाएगा। मैं आपको रटवा सकता हूं कि भैया 1/19 को 19 कर दो, मैं रटवाना नहीं चाहता। रटी हुई चीज़ें क्या होती है आप भूल जाते हो। 2 महीने के बाद इस क्वेश्चन को देखोगे, मान लो एग्जाम में आए, किसी मॉक टेस्ट में आए, कम देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, वो दिखे आपको पता ही नहीं होगा क्या करूँ क्या ना करूँ, तुक्के मारते फिरोगे। तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, ठीक है, उसके स्टे होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो टैक्स और नेट इनकम का रेशियो मिल जाएगा, यानी कि टैक्स अगर 1 रुपया है, अदरवाइज डायरेक्टली आप इनको रिवर्स कर सकते हो, ये 19 बढ़ा ये 1 घटा, तो 19 और 1 लिख सकते हो कि अगर ये 19 रुपये है तो ये 1 रुपये है, इनका रेशियो यही है ना। तो टोटल इनकम कितनी थी, 20 रुपये है, तो टोटल आपने 20 रुपये कमाए और उसमें से 1 रुपया टैक्स में दे दिया, तो टैक्स की रेट कितनी है, 20 में से 1 रुपया टैक्स में दे रहे हैं, 5%। यही पूछत रहा आयकर की दर क्या है, रेट ऑफ इनकम टैक्स, कि टोटल कमाई में से कितना % हमने टैक्स में दे दिया। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करिए जी। इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 22%, ठीक है, हमारे पास टोटल इनकम है, यहाँ पर नेट इनकम है, यहाँ पर अपने पास टैक्स है। तो इफ़ द टैक्स इज इंक्रीज बाई 22%, 22% टैक्स के बढ़ने से इनकम जो है 3% कम हो गई। तो ये मैंने अभी भी बताया था, अभी भी के लिए तो आप याद कर ही सकते हो। अदरवाइज कंसेप्ट क्या है कि 22% ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 3% ऑफ नेट इनकम, कि अगर ये 3 और 22 हैं ऐसे, तो इनका रेशियो 22:3 है, तो ये 25 आ जाएगा। तो हमने 3 रुपये टैक्स दे दिया, टोटल 25 कमा कर, तो 3/25 कितना टैक्स दे दिया भाई साहब, कितने % दे दिया, 12%। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। ये बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 405 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each children is 20% of the total number of children। तो कुछ बच्चों में स्वीट्स बांटी गई, एक तो है अपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन कि बच्चे कितने हैं, और एक है नंबर ऑफ स्वीट्स कि हर एक बच्चे को मिठाइयाँ कितनी दी गई। जब आप इनको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्वीट्स पर चाइल्ड,
तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। क्लियर है? क्या एग्जाम में ऐसा लिखेंगे? नहीं, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। तो टोटल जो मिठाइयाँ हैं वो 405 हैं। अब ये बोल रहा है कि जो बच्चे हैं और हर एक बच्चे को जो मिठाई दी गई, इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाई चिल्ड्रन, हर एक बच्चे को जो मिठाई मिली वो 20% है। 20% का क्या मतलब होता है कि 1/5 है किसका? ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसका 1/5 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 गुना है किसका? जितनी हर एक बच्चे को मिठाई मिली। तो मैंने मान लिया हर एक बच्चे को मिठाई मिली x, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए 5x। इट इम्प्लाइज दैट 5x² इज इक्वल टू 405, 5 8 40, 5 एकम 5, x इज इक्वल टू 9। क्या पूछा है? हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव्ड, हर एक बच्चे को नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड कितनी है? x, यानी कि 9। दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ये बताओ। टेंशन मत लो, दिल छोटा मत करो, आखिरी है। इन ए मैटरनिटी सेंटर, यानी कि जहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, मैटरनिटी सेंटर, 5% ऑफ ऑल द चाइल्ड बर्थ केसेस रिजल्ट इन ट्विंस। जितने भी चाइल्ड बर्थ के केसेस हैं उनमें से 5% में ट्विंस पैदा होते हैं। मान लो 100 केसेस हैं, 100 बर्थ हुए, उनमें से 95 तो सिंगल बच्चे पैदा हो रहे हैं और 5 ट्विंस पैदा हो रहे हैं, यानी कि 5 केसेस में, 100 केसेस हैं, 95 केसेस में सिंगल बच्चे, 5 केसेस में ट्विन। तो जब 95 केसेस में सिंगल बच्चे पैदा होंगे तो कितने बच्चे पैदा हुए? 95। और इन 5 केसेस में जब ट्विंस पैदा हुए तो कितने बच्चे पैदा हुए? 10। टोटल 100 केसेस हुए तो 95 में सिंगल बच्चे पैदा हुए और 5% में ट्विंस पैदा हुए। तो ट्विन का मतलब जुड़वा होता है, तो 10 बच्चे पैदा हुए। तो टोटल कितने बच्चे हो गए वहाँ पर उस कमरे में? 105 बच्चे हो गए। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ट्विंस आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन? तो जो ट्विंस हैं उनकी टोटल चिल्ड्रन में कितनी परसेंट है? तो ट्विंस कितने हैं? 10 हैं। दोनों भाई बहनों को ट्विंस बोलोगे ना, जो इकट्ठे पैदा हुए हैं, कि क्या तुम दोनों ट्विन हैं? वो दोनों ट्विन होते हैं ना। तो टोटल 10 ट्विन हैं और टोटल बच्चे कितने हैं? 105। तो 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 105? यहाँ पर अप्रोक्सीमेट करेंगे तो देखो, अप्रोक्सीमेट आप ऐसे भी कर सकते हो, एक तो कि अगर 105 की जगह 100 होएगा तो 10 की जगह 10 से थोड़ा सा छोटा होएगा, 10 से छोटा, और परसेंटेज 100 में से होती है। तो 100, अगर 100 में से जन्म देखेंगे, 105 में से 10 हुए तो 100 में से 10 से कम होएंगे। अब इतने कम भी नहीं होंगे कि 5 और 7.6 हो जाए, थोड़े से ही कम होएंगे, क्योंकि 105 को थोड़ा ही कम किया है। आंसर इज ऑप्शन सी। या तो ऐसे अप्रोक्सीमेट करोगे या फिर क्या करोगे, इंटू 100 कर दो भाई, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो दैट्स ऑल इस वीडियो लेक्चर के अंदर। जल्द ही अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पर बाकी जो रिमेनिंग मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। बढ़िया बढ़िया।